हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पैरागोजी ऑफ सोशल साइंस का महामैराथन क्लास जो कि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि सर सोशल साइंस के महामैराथन क्लास को लाइए ताकि हम लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इसमें हम लोग महामैराथन क्लास में हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन को भी देखेंगे और प्रत्येक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 चारों यूनिट को ध्यान में रखते हुए 16 नंबर का क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आप लोग का 80 का 80 नंबर पूरा का पूरा उठाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोग से ये हम रिक्वेस्ट करेंगे इस सेशन को अधिक से अधिक सभी दोस्तों तक शेयर करें कि जितने भी KUK की यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं इस सेशन को देखिए, क्योंकि कल का जो पेपर होने वाला है सोशल साइंस का, पैरागोजी ऑफ सोशल साइंस का, तो उन लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटे ना और उन लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हो। इस तरह से आप लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों। और आप लोग महामैराथन क्लास को थोड़ा धैर्य बना के रखिए और इसमें पूरा का पूरा एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए काफ़ी टाइम लगा के और इसमें अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग की तैयारी कराएंगे, जिसमें आप लोग को याद अच्छे से हो जाएगा। और कॉपी कलम लेके बैठिए, जो पॉइंट नोट करने का रहेगा तो उसको पॉइंट को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। और इस महामैराथन क्लास को आप लोग 80 नंबर पूरा कीजिएगा कल के एग्ज़ाम में। तो पैरागोजी ऑफ सोशल साइंस के विद्यार्थी के लिए हम महामैराथन क्लास लाए हैं, जिसमें कंपलसरी क्वेश्चन और प्रत्येक यूनिट को कवर करते हुए आप लोग का 80 नंबर कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चलिए आइए शुरू करते हैं। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते हुए भी देख सकते हैं जो आप लोग को समझ में आए। ठीक है दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसमें पहला नंबर लिए हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में समझाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आपके एग्जाम में आएगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होता है। दूसरा है पाठ्य योजना की आवश्यकता एवं महत्व, पाठ्य योजना का क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। तीसरा है शिक्षण सामग्री के रूप में ई संसाधन, यानी शिक्षण सामग्री के रूप में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संसाधन का कौन कौन से संसाधन का प्रयोग करते हैं। चौथा नंबर में है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, यानी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन, मूल्यांकन के क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं महत्व, सामाजिक विज्ञान का अर्थ और महत्व को समझाना है। पाठ्यपुस्तक का महत्व है, पाठ्यपुस्तकों के महत्व हैं। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य है और लास्ट में क्षेत्र भ्रमण का महत्व। तो यहाँ पे हम लोग 8 टॉपिक को लिए हैं और आठों का आठों टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से आपका 4 टॉपिक आपके एग्जाम में रहेगा, जहाँ आपका 16 नंबर पक्का करेगा कंपलसरी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग 8 पेज में कंप्लीट कीजिएगा, 2-2 पेज करके 4-4 नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा। आप लोग का 8 पेज में आप लोग 16 नंबर इसको कंप्लीट कीजिएगा। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला नंबर में शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होता है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री वैसे सामग्री को कहते हैं जिसमें अध्यापक बच्चों को पढ़ाने में सहायक होता है। जैसे विद्यालय में जब आप कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो आपको बच्चों को दिखाने के लिए कोई एक सामग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग को भूगोल पढ़ाना है तो भूगोल पढ़ाने के लिए हम लोग को बच्चों को जब हम भारत का चित्र दिखाना हो तो भूगोल में हम लोग ग्लोब में, है ना, ग्लोब में हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को इंडिया का चित्र दिखाएंगे। तो ग्लोब जो हो गया आपका शिक्षण सहायक सामग्री हो गया। उसी तरह से चित्र हो गया, मॉडल्स हो गए, डिजिटल बोर्ड हो गया। तो ये सभी आपका शिक्षण अधिगम सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। इसको इंग्लिश में हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग TLM कहते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री वैसे सामग्री को कहते हैं जिसमें अध्यापक बच्चों को समझाने में मदद करता है। उस संसाधन को हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री वैसे सहायक सामग्री होती है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। जब क्लासरूम को, है ना, एक प्रभावी बनाने के लिए, एक रुचिपूर्ण बनाने के लिए हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें अध्यापक क्या करते हैं कि कक्षा में बच्चों को समझने में यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो उसको मॉडल्स के माध्यम से समझाते हैं, चित्र के माध्यम से समझाते हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से उसे दिखाकर समझाते हैं। इस तरह के हम लोग मटेरियल को हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अध्यापक कक्षा में शिक्षण कराने में बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आए, इसके लिए वो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। अध्यापक जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आए, इसके लिए अध्यापक जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चे अधिक से अधिक समझ में आ जाए। तो इसके लिए अध्यापक जो है 3 तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर में अगर देखा जाए तो इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा कॉपी में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला नंबर में है सर्व सामग्री, जिसको हम लोग ऑडियो एड्स कहते हैं। दृश्य सामग्री, जिसको हम इंग्लिश में विजुअल एड्स कहते हैं। और तीसरा है
दृश्य सर्व सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। तो इस तरह से अध्यापक जो है बच्चों को कक्षा में 3 तरह के सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। सर्व सामग्री जिसको हम लोग ऑडियो मटेरियल कहते हैं, वैसे सामग्री जिसे आप केवल सुन सकते हैं, यानी वैसे सामग्री जो बच्चों को आप केवल सुना सकते हैं, ठीक है, उस तरह के हम लोग सामग्री को श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे रेडियो है ना, पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई भी सूचना, कोई प्रसारण है ना, कोई समाचार को हम लोग रेडियो के माध्यम से समझते थे। तो उस तरह के संसाधन को हम लोग श्रव्य सामग्री कहते हैं, जो हम लोग केवल सुन सकते हैं। टेलीफोन हो गया, टेलीफोन में हम लोग देख केवल सुन सकते हैं। हेडफोन हो गया, ग्रामोफोन हो गया, भाषा प्रयोग हो गया, लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट, एक लेबोरेटरी जी प्रयोग जिसको टेप रिकॉर्डर है, ठीक है। इस तरह का जो भी संसाधन होता है तो उसको हम लोग सर्व सामग्री कहते हैं। आप ये सभी संसाधन को याद जरूर रखिएगा जो सर्व सामग्री में आता है। रेडियो, टेलीफोन, हेडफोन, ग्रामोफोन, भाषा प्रयोग, लैंग्वेज लेबोरेटरी, टेप रिकॉर्डर, इस तरह के संसाधन जो होते हैं वो सर्व सामग्री में आते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में है दृश्य सामग्री, जिसको हम लोग विजुअल एड्स कहते हैं। दृश्य सामग्री क्या होता है? वैसे सामग्री जिसे आप केवल देखकर सुनते हैं, देखकर समझते हैं, उसे हम लोग दृश्य सामग्री कहते हैं। यानी कि वैसे सामग्री जिसे हम लोग केवल देखकर समझते हैं उसे हम लोग दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे प्रोजेक्ट हो गया, नॉन प्रोजेक्ट हो गया, प्रिंट हो गया। अगर प्रोजेक्ट में देखा जाए तो फिल्म स्किप हो गया, एलसीडी हो गया। नॉन प्रोजेक्ट में मैप, ग्राफ, पिक्चर, ग्लोब, डायग्राम, फ्लैश कार्ड, ये सभी हो गया नॉन प्रोजेक्ट। और प्रिंट में देखा जाए तो किताब हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पुस्तक हो गया। तो ये सभी जितने भी सामग्री हैं जिसको हम देखकर सिर्फ समझते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे हो गया ग्लोब, ग्लोब को हम लोग देखकर समझते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है, तो ये हम लोग दृश्य सामग्री हो गया, ठीक है। तो मैप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दृश्य सामग्री का मतलब हुआ कि वैसे सामग्री जिसको हम लोग देखकर समझते हैं उसे हम लोग दृश्य सामग्री कहते हैं। तो आप लोग ये सभी जो है सामग्री को याद रखिएगा जरूर। उसके बाद है सर्व दृश्य सामग्री, जिसको हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। वैसे शिक्षण सहायक सामग्री जिसे आप सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं, यानी कि वैसे सर्वदृश्य सामग्री जिसे आप सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं इसमें, ठीक है, उसे हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। जैसे फिल्म हो गया, फिल्म में क्या होता है कि हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कंप्यूटर हो गया, तो इस तरह से हम लोग इसमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इस तरह के हम लोग संसाधन को हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, जिसमें हम लोग सुनने के साथ साथ देखते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल को 3 रूप में देखें। एक हो गया ऑडियो एड्स, दूसरा हो गया विजुअल एड्स और तीसरा हो गया ऑडियो विजुअल एड्स। तीनों का टूल्स याद रखिएगा, किसमें कौन सा संसाधन का प्रयोग करते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना की आवश्यकता तथा महत्व, ठीक है, यानी कि लेसन प्लान। लेसन प्लान तो आप लोग को आता ही होगा कि पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना जो होता है, जब अध्यापक बच्चों को पढ़ाने जाता है तो उससे पहले है ना, जो टॉपिक पढ़ाना है उससे पहले उसकी तैयारी की जाती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे बच्चों को प्रश्न देना है, होमवर्क देना है। इस तरह के जो भी उद्देश्य होते हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ाने जाने से पहले है ना, कक्षा में प्रवेश करने से पहले जो योजना तैयार की जाती है शिक्षण के प्रति, उसी को हम लोग पाठ्य योजना कहते हैं, जिसको हम लोग लेसन प्लान कहते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो टीचिंग में सिखाया जाता है बीएड के स्टूडेंट को। पाठ्य योजना की आवश्यकता दैनिक शिक्षण में अधिक है जो निम्नलिखित है। इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे, आप लोग को महामैराथन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो उसमें पाठ्य योजना एक आप लोग को तैयार करके बताएंगे, क्योंकि यह 16 नंबर में पूछता भी है। तो इसकी क्या आवश्यकता है और इसकी क्या महत्व है, इसको भी देखते हैं। पाठ्य योजना के पहला नंबर आवश्यकता है कि नियमित पाठ्य योजना का निर्माण करने से अपने अनुभव तथा चिंतन के द्वारा शिक्षक कक्षा में कि छात्र प्रतिक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करने में समर्थ होता है। यानी कि अगर अध्यापक बच्चों के लिए पाठ्य योजना का निर्माण करती हैं तो इसके मदद से क्या होगा कि इसके अनुभव तथा चिंतन से शिक्षक कक्षा में छात्र प्रतिक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करने में समर्थ होगा। यानी कि अध्यापक बच्चों को पूर्व अभ्यास करने में मदद करेगा, जो लेसन प्लान ये आवश्यक होता है। दूसरा नंबर पाठ्य योजना का आवश्यकता है कि पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के छात्र अधिगम की प्रति अधिक प्रबलता से केंद्रित होता है। यानी कि पाठ्य योजना जो होता है उसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के छात्र अधिगम के प्रति अधिक प्रबलता से केंद्रित होता है। यानी इसमें बच्चों को ध्यान में रखते हुए अधिक
महत्व को ध्यान में रखते हुए उसे टीचिंग कराया जाता है। तीसरा नंबर आवश्यकता है पाठ्य योजना बच्चों को पूछे जाने वाले प्रस्तावना प्रश्न के उत्तर, नई स्थिति के प्रति जिज्ञासा, विद्यार्थियों की अनुक्रिया जैसे पूर्वाभ्यास से अनुदेशन योजना का डिजाइन करता है। यानी कि पाठ्य योजना जो होती है बच्चों में प्रस्तावना प्रश्न होता है पाठ्य योजना में, उसमें क्या होता है बच्चों को के प्रति नया जिज्ञासा होती है, विद्यार्थियों के प्रति अनुक्रिया होती है, पूर्व अभ्यास के प्रति योजना तैयार करके डिजाइन तैयार किए जाते हैं। इस तरह से जो है ये तीसरा आवश्यकता देखिए। चौथा आवश्यकता है पाठ्य योजना तैयार करने से अध्यापकों को कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन जाती है। यदि आप पढ़ाने जाने से पहले अगर आप उसका पाठ्य योजना तैयार कर लेते हैं कि क्या पढ़ाना है, तो इससे आपको शिक्षण प्रक्रिया पे जो है अधिक प्रभावी बन जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक बच्चों को अधिगम कराने में आसानी होती है। पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक जो है बच्चों को अधिगम कराने में, सिखाने में अधिक आवश्यकता होती है। इस तरह से हम लोग पाठ्य योजना की आवश्यकता देखें। अब हम लोग पाठ्य योजना के महत्व को देखते हैं, जो निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में पाठ्य योजना का अधिक महत्व है, 1 नंबर हुआ। दूसरा नंबर देखते हैं, पाठ्य योजना अध्यापकों के पाठ्य के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निश्चित करने में मदद होता है। यानी पाठ्य योजना जो होती है अध्यापकों के पाठ्य को, लक्ष्य को, यानी अध्यापक जो है बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाएगा उसके लक्ष्य तक पहुंचने में स्पष्ट रूप से निश्चित होता है इसमें। तीसरा नंबर है पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षण के विधियों का चयन करने में सहायक होता है। इससे ये देखा जाता है कि विद्यार्थियों को समझने में कौन सी शिक्षण विधि बेहतर होगी। यानी पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षण की विधियों का चयन करने में सहायक होता है कि कौन सा विधि से बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चे जल्दी से समझ में आ जाए। तो इस तरह से अध्यापकों के लिए ये महत्व होता है। नेक्स्ट 4 नंबर में है कि पाठ्य योजना का निर्माण करने से अध्यापक तथा छात्र के समय की बचत होती है। इसमें अध्यापक को उचित समय में शिक्षण को बेहतर बनाने में पाठ्य योजना सहायक होती है। यानी पाठ्य योजना जो है अध्यापक और छात्र दोनों के लिए समय की बचत करता है। यानी कि हमें क्या कौन सा टॉपिक पढ़ाना है ये जो है पहले निर्णय ले लेता है, और क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक्स पढ़ाएं ज़्यादा प्रभावशाली हो। इस तरह से जो है पाठ्य योजना निर्माण करके अध्यापक और छात्रों के समय की बचत होती है। तो ये भी एक महत्व था। पाठ्य योजना शिक्षण प्रक्रिया के रुचिपूर्ण बनाने में सहायक होती है। और 5वां नंबर महत्व था कि पाठ्य योजना जो है बच्चों को सीखने में एक रुचि उत्पन्न करती है, उन्हें क्या करती है पूर्वाभ्यास कराती है, क्योंकि इसमें प्रश्न और उत्तर अध्यापक के द्वारा चलता है कक्षा में, और कक्षा के दौरान अध्यापक बच्चों को प्रश्न पूछ के जो है अपने शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। उन्हें ये समझ में आता है कि कहाँ बच्चे समझ रहे हैं, कहाँ नहीं समझ रहे हैं। इस तरह से जो है शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी बनती है। तो पाठ्य योजना के द्वारा बच्चों में रुचि उत्पन्न करने में भी जो पाठ्य योजना एक महत्व भूमिका निभाती है। इस तरह से हम लोग देखें पाठ्य योजना की आवश्यकता और महत्व को देखते हुए ध्यान में रखें। और आगे हम लोग अगला 3रा नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण सामग्री के रूप में ई संसाधन, ठीक है, शिक्षण सामग्री के रूप में हम लोग ई संसाधन को देखते हैं, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है। ई संसाधन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स का मतलब जो इलेक्ट्रिक के मदद से चलता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक रिसोर्स कहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम, वीडियो रिकॉर्डिंग, गेम्स, डिस्कशन ग्रुप ETC आदि से सिखाया जाता है। यदि विद्यार्थियों को किसी विषय में परेशानी होती है तो वो मोबाइल में गूगल का प्रयोग करते हैं। यानी शिक्षण सामग्री के रूप में ई संसाधन का मतलब हुआ कि जब बच्चे को किसी भी टॉपिक्स में दिक्कत होता है तो वो उसको क्या करता है, मोबाइल में गूगल्स के माध्यम से देखता है, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखता है, वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से देखता है। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स कहते हैं। ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के रूप में शिक्षण सामग्री को हम लोग देख सकते हैं, जहां वो किसी भी विषय को आसानी से सीख सकता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स में हम किसी भी विषय को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे हम लोग कोई टॉपिक्स को समझ में नहीं आता है तो हम लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, जिसके माध्यम से हम वो टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। इस ई अधिगम शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो होती है वो शिक्षा का एक नया प्रत्यय है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण एवं संचार में किया जाता है। इसमें हम लोग इंटरनेट के माध्यम से किसी भी टॉपिक्स को, पाठ्य वस्तु को समझते हैं, प्रस्तुत करके हम उसे देखते हैं और संचार के द्वारा उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ये अधिगम में अध्यापक बच्चों को एक शैक्षिक माध्यम प्रदान किया जाता है। ये सीखने में अध्यापक बच्चों को एक शैक्षिक माध्यम प्रदान करता है, जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को समझाने में मदद करता है। इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग टूल्स आते हैं। जैसे
तो ये सभी आप इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग टूल्स याद रखिएगा, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, विजुअल क्लासरूम, वेबिनार्स ETC आदि के माध्यम से सीखते हैं। जहां हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में हम लोग ऑडियो के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से, विजुअल क्लासरूम के माध्यम से और वेबिनार्स के माध्यम से हम लोग इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। ई लर्निंग शिक्षा हमारी पारंपरिक शिक्षा के विपरीत एक अलग प्रकार की शिक्षा है, जो एक ट्रेडिशनल लर्निंग जो था, जो पहले की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, उसका ये विपरीत है। इसमें क्या होता है कि हम एक अलग प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल बोर्ड का उपयोग करके सीखते हैं। इसमें हम कई तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, इस तरह से जो है हम लोग कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं और सीखते भी हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि शिक्षण सामग्री के रूप में ई संसाधन। ई संसाधन का मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, जिसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला है 4 नंबर टॉपिक्स। 4 नंबर टॉपिक क्या है? मूल्यांकनों की आवश्यकता एवं महत्व। मूल्यांकन का अर्थ होता है कि मूल्यों का आकलन करना। ठीक है, तो मूल्यांकन, ऐसे ये टॉपिक सेकेंड ईयर का भी है, तो इसको आप लोग पहले समझ लीजिए कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का आकलन करता, जिसमें हम लोग बच्चों के मूल्यों का आकलन करते हैं कि उन्होंने कितना शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया, कितना बच्चे सीखे, उसको कितना उसने समझा टॉपिक्स को, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन। जब हम लोग बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कि मूल्यों का आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। इसकी क्या आवश्यकता एवं महत्व है, इसको निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। इसका आवश्यकता और महत्व को देखते हैं। मूल्यांकन के द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाता है। देखिए, मूल्यांकन का मतलब होता है अंतिम निर्णय दिया जाता है। जैसे अभी आप लोग एग्जाम दीजिएगा 28 तारीख को, ठीक है, इसके बाद आप लोग का रिजल्ट आएगा, तो वो जो रिजल्ट आएगा, तो जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा, तो वो आपका कुछ ना कुछ नंबर देगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन। वो एक अंतिम निर्णय है, उसमें परिवर्तन नहीं कर पाइएगा, जिसके आधार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। इसके आधार पर हम लोग परीक्षा प्रणाली में आगे की प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। अगर इस बार देखेंगे कि रिजल्ट अच्छे निर्णय पर पहुंचा, तो और भी इससे अच्छा मेहनत करेंगे, तो इस तरह से जो है हम परीक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। अगला है, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को निर्देशित एवं परामर्श दिया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा जो है छात्रों को निर्देशित दिया जाता है, परामर्श दिया जाता है कि वो अपने कहाँ उनमें कमियाँ रह गया, कहाँ वो सीख नहीं पा रहे हैं। इस तरह से जो है उनके समस्याओं को समझकर, है ना, निर्देशन देते हैं, परामर्श देते हैं, जिसके द्वारा वो आगे जो है इन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। तीसरा नंबर है, मूल्यांकन के द्वारा बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, एक बच्चे का दूसरे बच्चे से क्या भिन्नता है, उसमें क्या जिज्ञासा है, क्या रुचि है, इसका हम पता लगाते हैं मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन के द्वारा बच्चों में किस विषय के प्रति, किस खेल के प्रति, इस तरह की क्या उनकी रुचि है, उनकी विभिन्नता का हम पता करते हैं मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट है चौथा नंबर, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रचलित पाठ्यक्रम की जांच करके उसमें सुधार किया जा सकते हैं। जो भी मूल्यांकन का ये उद्देश्य रहता है कि जो पाठ्यक्रम हम बच्चों को दे रहे हैं, तो उसकी जांच करके हम सुधार कर सकते हैं। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए, जिससे बच्चे अधिक से अधिक सीख सके। नेक्स्ट है, मूल्यांकन से बालकों में अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन जब बच्चों के अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, कि बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं, सीखने में क्या कमी रह गई है ना, टीचिंग में क्या कमी है, इस तरह के जो है चीज़ों को मूल्यांकन जो है पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट है 6 नंबर में है कि मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी मिलती है। यानी मूल्यांकन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि बच्चे की सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है, उनकी प्रगति का संबंध का पता चलता है। यानी कि बच्चे कैसे आगे बढ़ते हैं, उसकी क्या रुचि है, वो उस सब्जेक्ट में कैसे आगे बढ़ते हैं, तो उसके जो है प्रोग्रेस का हमको पता चलता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन बालक के अधिगम संबंधी नवीन प्रवृत्तियों का निर्माण में सहायक होती है। यानी मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के अधिगम संबंधी जो भी टूल्स होते हैं, उसके निर्माण में सहायक प्रदान करती है मूल्यांकन। तो यहाँ पे हम लोग मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व को देखें। ठीक है, चलिए अगला है, क्वेश्चन है अगला, सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं महत्व, इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान का अर्थ और महत्व क्या है? सामाजिक विज्ञान का अर्थ देखें, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक अध्ययन का एक क्षेत्र है जो मनुष्य, अन्य
मनुष्य और वातावरण के साथ उनके संबंधों के से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है कि जो समाज में रह रहे लोगों के, मनुष्यों तथा वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है, उसी को हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान का मतलब समाज में रह रहे लोग जब अपने वातावरण के साथ संबंध स्थापित कर लेता है तो उसी को हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इनकी सामग्री विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त की जाती है। इसको जो भी सामग्री प्राप्त होता है वह सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्राप्त होता है, लेकिन यह इनमें से किसी भी विषय द्वारा निर्धारित नहीं होती है। इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान में आप देखिएगा तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं। तो ये सभी जो हम लोग विषय पढ़ते हैं जो सभी सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग किसी एक विषय को निर्धारित नहीं करते हैं। इसमें हम लोग क्या होता है, किसी एक विषय को निर्धारित नहीं करते हैं। बच्चे जो है इसमें हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, भूगोल पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो विषय के द्वारा निर्धारित नहीं होता है इसमें, ठीक है। बल्कि सामाजिक अध्ययन की सामग्री और संगठन की प्राप्ति सीधे उन संसाधनों से होती जिसके लिए यह पढ़ाया जाता है। यानी कि सामाजिक अध्ययन की सामग्री और संगठन की प्राप्ति सीधे उन साधनों से होती जिनके लिए उन्हें पढ़ाया जाता है। इसी को हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान का मतलब हुआ जहाँ समाज में रह रहे लोग अपने वातावरण के अनुसार उन्हें समझते हैं, सीखते हैं, उस संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। माइकल्स के अनुसार, माइकल्स महोदय ने क्या कहा था, सामाजिक अध्ययन मनुष्य और उनके सामाजिक और भौतिक वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। इसमें मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक अध्ययन मनुष्य और उनके समाज और भौतिक वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है और मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा नंबर में है जेम्स हेमिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं पारंपरिक संबंधों का अध्ययन होता है, उसे हम लोग सामाजिक अध्ययन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग दो परिभाषा देखें सामाजिक विज्ञान का। अब है सामाजिक विज्ञान का महत्व। सामाजिक विज्ञान का महत्व को निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के द्वारा उत्तम नागरिक का विकास होता है। सामाजिक विज्ञान जब आप समाज और वातावरण के साथ अच्छे से संबंध स्थापित करते हैं, समाज में रह रहे लोगों के साथ अच्छे से आप उनका संबंध स्थापित करते हैं, तो एक आप उत्तम नागरिक का निर्माण करते हैं। दूसरा नंबर में है सामाजिक विज्ञान में लोगों के सामाजिक भावनाओं का विकास होता है। सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज में रह रहे लोगों के भावनाओं का विकास होता है। एक उत्तम नागरिक का विकास होगा, दूसरा सामाजिक भावनाओं का विकास होगा। तीसरा नंबर है कि सामाजिक विज्ञान के द्वारा बालकों के विभिन्न कलाओं का विकास होता है। सामाजिक विज्ञान के द्वारा बालकों में जो समाज के प्रति जो उनका एक दृश्य है, उनका जो एक कलाओं का उनका विकास होता है सामाजिक विज्ञान में। चौथा नंबर महत्व है कि सामाजिक विज्ञान के द्वारा बच्चों में वातावरण का ज्ञान का विकास होता है। बच्चे के वातावरण का ज्ञान, बच्चे समाज में रहकर सीखते हैं, समाज के चीज़ों को सीखते हैं, तो उनके एक वातावरण का ज्ञान का विकास होता है। 5 नंबर में है सामाजिक विज्ञान के द्वारा अच्छे सामाजिक चरित्र का विकास होता है। जब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा तो बच्चों में एक अच्छे सामाजिक चरित्र का निर्माण होगा, तो समाज के द्वारा सामाजिक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। और 6 नंबर में सामाजिक विकास के द्वारा बच्चों में तर्क और चिंतन शक्ति का विकास होता है। जब सामाजिक विकास के द्वारा बच्चों में तर्क करना, चिंतन करना आदि शक्ति का विकास होता है। तो इस तरह से हम लोग सामाजिक विज्ञान का अर्थ देखें और इसका महत्व को देखें, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे है पाठ्य पुस्तक का महत्व। पाठ्य पुस्तक क्या होता है, देखिए टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक का मतलब होता है किताब, जहाँ हम लोग कंटेंट को जमा करके रखते हैं और जब हमें उपयोगी होता है तो उसको हम लोग वहाँ से पढ़ते हैं। तो पाठ्य पुस्तक एक वैसा संसाधन होता है जहाँ हम लोग चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं ताकि आने वाला भविष्य जो है उसको पढ़ सके, या फिर हम लोग अतीत के ज्ञान को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो किताब के माध्यम से ही पढ़ते हैं, उसी को हम लोग टेक्स्ट बुक कहते हैं, जिसको हम लोग किताब कहते हैं। किताब क्या होता है, किताब एक वैसा संसाधन है जो अतीत तथा भविष्य के ज्ञान को क्या करता है, संचय रखता है, उसी को हम लोग किताब कहते हैं। पाठ्य पुस्तक को अंग्रेजी में पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। सॉरी, पाठ्य पुस्तक नहीं, टेक्स्ट बुक यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विषय का ज्ञान पुस्तक के रूप में संगठित ढंग। यानी विषय का जो ज्ञान होगा उसको हम लोग जब संगठित रूप में एक संगठन के रूप में जमा करके रखते हैं, उसी को हम लोग पाठ्य पुस्तक कहते हैं, जिसे हम लोग किताब कहते हैं। पाठ्य पुस्तक के महत्व को निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इसका महत्व पूछा था तो इसलिए इसका महत्व को देखते हैं। तो पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है, 1 नंबर महत्व, पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री का नियमित ढंग से संग्रह होती है।
पाठ्य पुस्तक में क्या होता है कि जो विषय सामग्री होता है उसको हम लोग नियमित रूप से उसमें संग्रह करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी को हम लोग टेक्स्ट बुक कहते हैं। दूसरा नंबर महत्व है कि पाठ्य पुस्तकों में नई धारणाओं तथा कौशलों का विकास होता है। ये समय समय पर पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन होते रहता है, नई नई चीज़ों को ऐड करते रहता है, कौशलों को विकास होता है। तो पाठ्य पुस्तकों के द्वारा नई धारणाओं तथा बच्चों के कौशलों का विकास होता है। तीसरा नंबर महत्व है कि पाठ्य पुस्तक जहाँ सैद्धांतिक ज्ञान का जीवन के व्यवहारिक पक्ष के साथ साथ सहसंबंध स्थापित करने में सहायता होती है। पाठ्य पुस्तक जो होता है, सैद्धांतिक ज्ञान जो होती है, उसके जीवन के व्यवहारिक पक्ष को है ना सहसंबंध स्थापित करता है, जो हम पाठ्य पुस्तक की मदद से समझते हैं। तो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने में मदद करता है पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट 4 नंबर महत्व है कि पाठ्य पुस्तकों की भूमिका आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठचर्या पाठ्यक्रम के पश्चात शिक्षक एवं विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकें अधिगम में सहायक होती है। यानी कि अध्यापक को जब पढ़ाने में सहायक होती है, पाठचर्या सिलेबस को जानकारी प्रदान करने में, एक कंटेंट तैयार करने में, है ना। तो पाठ्य पुस्तक एक वैसा संसाधन होता है जो अध्यापकों को मदद करता है शिक्षण कराने में। नेक्स्ट 5 नंबर महत्व है पाठ्य पुस्तक शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए सुगम होता है। जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो हम किताब देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो किताब से क्या होता है कि शिक्षक और छात्र दोनों को है ना समझने में आसानी मिलती है, सुगम मिलती है। नेक्स्ट है 6 नंबर में कि पाठ्यपुस्तक के माध्यम से हम अतीत के ज्ञान तथा अनुभवों को संचित किया जाता है। पाठ्यपुस्तक के माध्यम से हम जो भी अतीत का ज्ञान होता है, जो प्राचीन ज्ञान होता है, उसको हम क्या करते हैं, किताब के माध्यम से पढ़ते हैं और अपने अनुभव को संचित करके रखते हैं, जानकारी रखते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करके लाभान्वित हो सके, जिससे आने वाला पीढ़ी जो होगा उस चीज़ को पढ़ेगा, उससे उन्हें लाभ मिलेगा। तो ये भी इसका एक महत्व है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। 6 नंबर 7 नंबर में है पाठ्य पुस्तकों में किसी विशेष विषय का संगठित ज्ञान एक स्थान पर रखा जाता है। यानी पाठ्य पुस्तक जो होता है किसी विशेष विषय का, एक विशेष टॉपिक का हम लोग क्या करते हैं, संगठित करके ज्ञान को एक स्थान में जमा करके रखते हैं, उसी को हम लोग पाठ्य पुस्तक कहते हैं। तो पाठ्य पुस्तक समझ में आ गया। पाठ्य पुस्तक का मतलब होता है कि जहाँ हम लोग विषयों के ज्ञान को एक संगठित रूप में रखते हैं, उसे हम लोग पाठ्य पुस्तक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नया क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, एम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों को निम्न प्रकार से साझा किया जा सकता है। पहला नंबर इसके उद्देश्य है कि सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य सर्वप्रथम उस मानव समाज की व्याख्या करना है जो भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि वातावरण से संबंधित हो। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य सर्वप्रथम उस मानव समाज की व्याख्या करना होता है जो कि भौतिक हो, प्राकृतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो तथा राजनीतिक आदि वातावरण से संबंधित होता है, उसी को हम लोग सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य कहते हैं। दूसरा नंबर में सामाजिक विज्ञान अध्यापन का एक अन्य मुख्य उद्देश्य बालकों में ज्ञान उत्पन्न करना होता है। सामाजिक विज्ञान अध्यापन का एक अन्य मुख्य उद्देश्य है कि बालकों में ज्ञान उत्पन्न करना ही इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट नंबर है 3 नंबर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के द्वारा अच्छे नागरिक का विकास करना होता है। 4 नंबर में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के द्वारा सामाजिक लोगों के अच्छे चरित्र का निर्माण करना होता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के द्वारा सामाजिक लोगों के अच्छे चरित्र का एक निर्माण करता है इसके द्वारा। 5 नंबर में अगर देखा जाए तो 5 नंबर में देखिए कि संपूर्ण शिक्षा के द्वारा ज्ञान के साथ साथ निर्माण कार्य, कौशल तथा उचित अभिवृत्तियों का विकास करने में भी आवश्यक होता है सामाजिक विकास शिक्षण में। अगला आदतों कौशलों का निर्माण। सामाजिक विज्ञान में आदतों तथा कौशलों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर में है कि बालकों के जीवन को उनके वातावरण के अनुसार ढालना ही सामाजिक विज्ञान का एक उद्देश्य है। तो इस तरह से हम लोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को हम लोग लगभग 7 पॉइंट देखें। 7 का 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र भ्रमण का महत्व। क्षेत्र भ्रमण क्या होता है? क्षेत्र भ्रमण एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें छात्र छात्राएं विद्यालय, समुदाय या किसी विशेष शैक्षिक समस्या से जुड़े क्षेत्रों में जाकर प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करती है, उसे हम लोग क्षेत्र भ्रमण कहते हैं। क्षेत्र भ्रमण का मतलब होता है कि जब हम किसी एक विशेष क्षेत्र में जाकर वहाँ से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वहाँ से हम लोग चीज़ों को समझते हैं, उसी को हम लोग क्षेत्र भ्रमण कहते हैं। फील्ड सर्वे करते हैं। इसकी क्या महत्व है इसको समझते हैं। तो अतः क्षेत्र भ्रमण के महत्व को निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। 1 नंबर, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा दैनिक जीवन शिक्षण प्रक्रिया में नया ज्ञान सीखने को मिलता है। जब आप कोई क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं, यानी कि शैक्षिक
क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो क्या होता है कि एक नया नया चीज़ सीखने को मिलता है, नया नया चीज़ आपको देखने को मिलता है, जिसके द्वारा आप नई चीज़ों को सीखते हैं और ज्ञान में आपका परिवर्तन होता है। दूसरा नंबर में है क्षेत्र भ्रमण में बच्चों को सक्रिय रूप में देखा जाता है। इसमें बच्चे सक्रिय रूप से होते हैं, देखते हैं बच्चे जो होते हैं इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि उत्पन्न करते हैं क्षेत्र भ्रमण में, क्योंकि इसमें बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान अर्जित करता है। क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय रूप में चीज़ों को देख के ज्ञान अर्जित करता है। जब आप कोई चीज़ को किताब में पढ़ते हैं और उसको वास्तविकता में देखते हैं तो आप में रुचि उत्पन्न होता है, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्र भ्रमण में बच्चे एक सक्रिय रूप में देखते हैं और बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान को अर्जित करते हैं। तीसरा नंबर में क्षेत्र भ्रमण के द्वारा शिक्षण को वास्तविक ज्ञान का अनुभव कराती है। क्षेत्र भ्रमण का मतलब हुआ जब आप क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो जो आप सीखते हैं उसका एक वास्तविकता से उनको क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। तो वास्तविकता का अनुभव कराता है, चीज़ों को आप अपने आँख से देखते हैं, तो ये आपका जो है क्षेत्र भ्रमण कहलाता है, जिसमें आप वास्तविकता को ज्ञान का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर में कि क्षेत्र भ्रमण के द्वारा छात्रों में सामूहिकता का ज्ञान विकसित होता है। जब आप क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो कई सारे दोस्तों के साथ जाते हैं, उससे क्या होगा कि आपके सामूहिकता का ज्ञान का क्या होगा, विकसित होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर कि क्षेत्र भ्रमण के द्वारा छात्रों में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया का एक विकास करता है। यानी क्षेत्र भ्रमण के द्वारा छात्रों में सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। बच्चे जो है जब किताबी चीज़ को जब वास्तविकता में देखते हैं तो उनको क्या होता है, मानसिकता में अधिक विकास होता है। 6 नंबर में छात्रों में क्षेत्र भ्रमणों के द्वारा छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत होती है। जब बच्चे किताब को पढ़ते हैं तो उसके जब वास्तविकता में देखते हैं तो छात्रों में क्या होता है, अध्ययन के प्रति रुचि जागृत होता है। जब क्षेत्र भ्रमण से लौटेंगे तो फिर क्लासरूम में जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो बच्चों में उस समय अध्ययन के प्रति रुचि जागृत हो जाएगा। अब बच्चे जो है तेज़ी से समझेंगे और तेज़ी से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर में कि क्षेत्र भ्रमणों के द्वारा छात्र समाज में रहकर ही सामाजिक ज्ञान प्राप्त करता है। और लास्ट नंबर में क्षेत्र भ्रमण के द्वारा छात्रों में मानसिक ज्ञान कौशलों का अधिक विकास होता है। तो इस तरह से हम लोग क्षेत्र भ्रमण के महत्व को देखें और यहाँ पे हम लोग सामाजिक साइंस यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का हम लोग लगभग 8 टॉपिक्स को देखें और उम्मीद करेंगे इस 8 में से 4 टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ जाना चाहिए, जहाँ कंपल्सरी क्वेश्चन आप लोग 16 नंबर पक्का कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अब यूनिट 1 पे। तो कंपलसरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके यूनिट को देखेंगे। तो यूनिट 1 का आप लोग का एक क्वेश्चन लाए हैं जो कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्षेत्र का विस्तार से चर्चा करने बोला है, और आप लोग इसको देख के 16 नंबर पक्का कीजिएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस पेपर है। तो आपको सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र, अर्थ, परिभाषा, ये सभी पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा में हम लोग लिखे हैं प्रस्तावना, फिर है सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र और लास्ट में निष्कर्ष। क्योंकि इसमें प्रकृति और क्षेत्र पूछा था, इसलिए अर्थ और परिभाषा तो आपको लिखना ही है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। अगर प्रस्तावना देखा जाए, ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी जिसमें मनुष्य का उद्देश्य होता है कि वो समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। मनुष्य का यह उद्देश्य होता है कि समाज में हो रही जितनी भी समस्याएं हैं उनका वो अध्ययन करता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जिसमें उनकी विकास, अभिव्यक्तियों की अंत्यक्रिया तथा पारस्परिक संबंध शामिल होते हैं। जहां उनके विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करना, उनके साथ मेल मिलाप करना, पारस्परिक संबंध, ये सभी सामाजिक विकास में संबंध रखता है। सामाजिक विज्ञान में कई सारे विषय सम्मिलित होते हैं, जिसमें छात्रों के इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र आदि शामिल होते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में कई सारे विषय आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इतिहास आते हैं, अर्थशास्त्र आता है, मनोविज्ञान आता है, भूगोल आता है, राजनीतिक विज्ञान, ये सभी जो है सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय आते हैं। तो प्रस्तावना हो गया। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान का अर्थ देखते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, अध्ययन और विज्ञान दोनों एक ही चीज़ है। तो सामाजिक अध्ययन का एक क्षेत्र है जो मनुष्य, अन्य मनुष्यों तथा वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान एक क्षेत्र है जो मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करता है, उनके वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। जहाँ समाज में रह रहे लोग अपने वातावरण के अनुसार संबंध स्थापित करता है लोगों के साथ, इसी को हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। आगे देखते हैं, इसकी सामग्री विभिन्न सामाजिक
विज्ञानों से प्राप्त की जाती है। इनके जितनी भी सामग्रियाँ होती है, विभिन्न सामग्रियाँ सामाजिक विज्ञान से ही प्राप्त होती है, लेकिन इनमें से किसी भी विषय द्वारा निर्धारित नहीं होती है। लेकिन कोई एक विषय से जो है ये निर्धारित नहीं होता, ये सभी विषयों के साथ संबंध स्थापित करता है सामाजिक विज्ञान, जहाँ इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र है ना, मनोविज्ञान, तो इन सभी विषयों के साथ ये संबंध स्थापित करता है, किसी एक विषय के साथ ये संबंध स्थापित नहीं करता है। बल्कि सामाजिक अध्ययन की सामग्री और संगठन की प्राप्ति सीधे उन साधनों से होती है जिसके लिए ये पढ़ाया जाता है। यानी अध्ययन की सामग्री उन संगठन या प्राप्ति साधनों से होती है जिनके लिए उन्हें पढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का अर्थ देख लिए। सामाजिक विज्ञान का अर्थ होता है कि सामाजिक विज्ञान का वो क्षेत्र है जहाँ लोग अपने समाज में रहकर वातावरण के अनुसार संबंध स्थापित करता है, उसी को हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं। परिभाषा में अगर देखा जाए तो माइकल्स के अनुसार, माइकल्स महोदय ने कहा था कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य और उसके सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के साथ संबंधित है। इसमें मानव संबंधों के अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ संबंधित है। इसमें मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको परिभाषा याद रखना है, जो कि सामाजिक विज्ञान का परिभाषा आप लोग को याद रखना है, और कल के एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का परिभाषा लिखना ही है। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन मनुष्य और उसके सामाजिक भौतिक वातावरण के साथ संबंधित है। सामाजिक और भौतिक वातावरण के साथ संबंध स्थापित है। इसमें मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये बात कही थी माइकल्स के अनुसार। दूसरा परिभाषा है जेम्स हेमिंग के अनुसार। जेम्स हेमिंग महोदय ने क्या कहा था कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों का पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। इसमें कोड याद रखिएगा, भौगोलिक और सामाजिक संबंध। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक संबंधों का पारस्परिक संबंध है, जेम्स हेमिंग के अनुसार। बहुत सिंपल परिभाषा है, याद हो जाएगा, 2-4 बार कॉपी में लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रकृति और क्षेत्र पूछा है, तो प्रकृति और क्षेत्र दोनों को हम लोग को डिस्क्राइब करना है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो इसके हम लोग 8 प्रकृति को लिखे हैं, इस तरह से डायग्राम बना के आप लोग भी एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, तो 1 नंबर में लिए हैं गतिशील विषय, अंतर शाखीय कोर्स। तीसरा प्रकृति है समकालीन मानव जीवन पर बल। चौथा प्रकृति है समुदाय का अध्ययन, संबंधों के क्रम का अध्ययन। ठीक है, 6 में है सामाजिक जीवन के लिए तैयारी। 7 में है जिम्मेदार नागरिक का निर्माण, और 8 में है सामाजिक अध्ययन का संबंध सभी विषयों से होता है। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान की प्रकृति 8 है, और 8 प्रकृति को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए। गतिशील विषय, अंतरशाखीय कोर्स, समकालीन मानव जीवन पर बल देना, समुदाय का अध्ययन करना, संबंधों के क्रम का अध्ययन। 6 में है सामाजिक जीवन के लिए तैयारी। 7 में है जिम्मेदार नागरिक का निर्माण, और 8 में है सामाजिक अध्ययन का संबंध सभी विषयों से होना चाहिए। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान की प्रकृति 8 है, 8 का 8 याद रखना है, और इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करके अब देखिएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है गतिशील विषय। गतिशील विषय का मतलब हुआ कि सामाजिक विज्ञान एक गतिशील विषय है। सामाजिक विज्ञान एक गतिशील विषय है, एक फ्लेक्सिबल विषय है, जिसमें राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ते हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं, भूगोल भी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। तो ये एक गतिशील विषय है। इसमें निरंतर विकास होते रहता है, इसमें लगातार विकास होते रहता है, चाहे वो इतिहास के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो, चाहे वो भूगोल के क्षेत्र में हो। तो इसमें लगातार विकास होते रहता है, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया और समस्याएं बदलती रहती है। क्योंकि सामाजिक जो प्रक्रियाएं होती है, सामाजिक समस्याएं होती है, वो लगातार बदलती रहती है, जिस कारण से इसमें गतिशीलता आती रहती है, इसमें परिवर्तन होते रहता है। तो पहला नंबर प्रकृति कि सामाजिक विज्ञान जो होती है वो गतिशील होती है, तो ये पहला नंबर प्रकृति था। दूसरा नंबर अगर प्रकृति देखा जाए तो अंतरशाखीय कोर्स। ठीक, अंतरशाखीय कोर्स क्या होता है कि इसमें सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, साहित्य, धर्म, अनेक विषयों की कार्यात्मक और व्यवहारिक जानकारी प्राप्त होती है। मतलब अंतरशाखीय कोर्स सामाजिक विज्ञान में जब हम पढ़ते हैं तो उससे संबंधित कई सारे कोर्स आते हैं, जैसे आपका भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, समाजशास्त्र हो गया, है ना, दर्शन शास्त्र हो गया, साहित्य धर्म हो गया। इन सभी विषयों का हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग अंतर शाखीय कोर्स कहते हैं, जहाँ सामाजिक विज्ञान की ये प्रकृति है कि ये अंतर शाखीय कोर्स होता है। तीसरा नंबर है
समकालीन मानव जीवन पर बल, समकालीन मानव जीवन पर ये बल देता है समाजीय विज्ञान। समाजीय विज्ञान में मनुष्य के पिछले इतिहास की अपेक्षा समकालीन मानव जीवन और उसकी समस्याओं पर अधिक बल देता है। मतलब ये हुआ कि समाजीय विज्ञान में अगर देखा जाए तो मनुष्य के पिछले इतिहास यानी अतीत का इतिहास, जो बीता हुआ इतिहास था, उनकी अपेक्षा समकालीन जीवन, जो आने वाला जीवन है, उस पर अधिक बल दिया जाता है। उनके अधिक समस्याओं का निवारण किया जाता है समाजीय विज्ञान में। तो समाजीय विज्ञान का ये तीसरा प्रकृति था कि समकालीन मानव जीवन पर ये बल देता है। 4 नंबर प्रकृति है समुदायों का अध्ययन। समुदायों का अध्ययन किया जाता है सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में मनुष्य और उसके सामाजिक वातावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदायों का सभी स्तरों, स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर अध्ययन शामिल होता है। यदि हम समुदायों का अध्ययन करते हैं तो सामाजिक विज्ञान के कई सारे क्षेत्र होते हैं, जहाँ हम लोग स्थानीय क्षेत्र हो, प्रादेशिक क्षेत्र हो, राष्ट्रीय क्षेत्र हो और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं, जो कि समुदायों के अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो चौथा नंबर प्रकृति खत्म हुआ। 5 नंबर प्रकृति देखते हैं संबंधों के क्रम का अध्ययन। संबंधों के क्रम का अध्ययन का मतलब हुआ कि सामाजिक विज्ञान संबंधों के उस क्रम का अध्ययन है जो जनसाधारण तथा वातावरण में विकसित होता है। विद्यार्थियों में सामाजिक कौशल और रुचियों को विकसित करके सामाजिक जीवन के पहलुओं को समझा जाता है। ठीक है, यानी कि ये हुआ कि सामाजिक विज्ञान संबंधों के उस क्रम का अध्ययन है जहाँ जनसाधारण तथा वातावरण में विकसित होता है। विद्यार्थी सामाजिक कौशल और रुचियों को विकसित करता है समाज में, है ना, और सामाजिक जीवन के पहलुओं को वो समझता है। तो वहाँ सामाजिक विकास में यहाँ अगर देखा जाए तो समाज में रह रहे लोग अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को विकसित करता है, सामाजिक कौशलों को विकसित करता है, उनके रुचियों को विकसित करता है, सामाजिक जीवन के पहलुओं को समझता है और उनके बारे में एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। तो ये 5 नंबर प्रकृति थी। अगला 6 नंबर प्रकृति को देखा जाए तो सामाजिक जीवन के लिए तैयारी करना। ये केंद्रीय विषय है। सामाजिक विषय जो होती है वो एक केंद्रीय विषय है जो बच्चों के स्वस्थ जीवन के लिए तैयार करता है। जो बच्चों के एक स्वस्थ सामाजिक जीवन हो, है ना, समाज के प्रति अच्छी सोच हो, इसके लिए वो तैयार करता है। इसमें बच्चों के वांछनीय व्यवहार, अभिरुचियों तथा मूल्यों को विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ देखा जाए कि बच्चों के जो वांछनीय व्यवहार होते हैं, जो नैतिक सामाजिक विकास के जो गुण होते हैं, अभिवृत्तियों, मूल्यों, इन सभी का वो अक्सर विकास करता है सामाजिक विकास में बच्चों के लिए। तो सामाजिक जीवन शैली की ये तैयारी करती है बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान। 7 नंबर में है जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना। अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान की वास्तविक प्रकृति यह है कि संसार को समझने में छात्रों की सहायता करना जिसमें वो रहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान का वो क्षेत्र है जहाँ लोग अपने वातावरण के अनुसार, अपने समाज के वातावरण के अनुसार वहाँ के संसार की चीज़ों को समझते हैं, है ना, उनकी सहायता प्रदान करते हैं जिसमें वो रहते हैं, ताकि मनुष्य तथा राष्ट्र के परस्पर निर्भरता को महसूस करने के लिए जिम्मेदारी नागरिक बने। जहाँ मनुष्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति इस तरह की निर्भरता बनाए रखने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए समाज विज्ञान का ये प्रकृति रहा। और ये 8 नंबर और लास्ट प्रकृति है कि सामाजिक अध्ययन का संबंध सभी विषयों से होता है। सामाजिक अध्ययन का अगर संबंध देखा जाए तो सभी विषय से है। जहाँ अगर देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन एक अंतरशाखीय, एकीकृत, संयुक्त, गतिशील और व्यवहारिक विषय है। अभी हम लोग पढ़े अंतरशाखीय का मतलब होता है कि सामाजिक विज्ञान में कई सारे विषय आते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, है ना, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इस तरह से कई सारे विषयों का सम्मिलित रूप ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। जहाँ ये गतिशील होता है, संयुक्त होता है, व्यवहारिक विषय होती है इसमें, जिसमें मानव संबंधों का बोध और मानव समाज के संगठन और विकास को समझने में सहायता मिलती है। जहाँ मानव संबंधों का बोध होता है, मानव समाज का संगठन होता है और विकास को समझने में सहायता मिलती है, तो ये सामाजिक अध्ययन के सभी संबंधों से विषय रखता है। तो इस तरह से हम लोग सामाजिक विज्ञान की 8 प्रकृति देखे। 8 प्रकृति को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है। यह मानव समाज में हो रहे विकास और परिवर्तनों से संबंधित है, जिसमें पूर्व इतिहास के सुरक्षित सैकड़ों वर्षों के भविष्य शामिल होते हैं। यदि हम देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, विस्तृत होता है। इसमें समाज में हो रहे विकास, परिवर्तन,
है ना, इससे संबंधित होता है और पूर्व इतिहास के सुरक्षित सैकड़ों वर्षों के भविष्य शामिल होती है। अगर सामाजिक विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं तो अतीत में बीते हुए सैकड़ों वर्षों की घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और समाज में हो रहे परिवर्तन, समाज में हो रहे विकास, उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो यही तो सामाजिक विकास का क्षेत्र है। सामाजिक विकास का क्षेत्र का मतलब जहाँ समाज के विकास का जहाँ क्षेत्र होता हो, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र कहाँ होगा? सामाजिक विकास में ही होगा, ठीक है। तो जहाँ पूर्व के इतिहास के अतीत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र कहते हैं। इसके क्षेत्र निम्नलिखित हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसको देखिए। इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा कॉपी में डायग्राम बना के लिखिएगा, आप लोग को नंबर अच्छा मिलेगा। तो लगभग हम 7 क्षेत्र लिए हैं, ठीक है। तो सातों का सातों क्षेत्र आप लोग पढ़िए। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र 1 नंबर में है मानव संबंधों का अध्ययन करना, पहला क्षेत्र हो गया। दूसरा है मानव और उसके वातावरण का अध्ययन करना। तीसरा है समाज का अध्ययन। चौथा है प्राकृतिक विज्ञानों का कार्यात्मक अध्ययन। 5 नंबर में है ललित कलाओं का क्रियात्मक अध्ययन। 6 में है अतीत एवं वर्तमान का सहसंबंध अध्ययन, अतीत और वर्तमान का सहसंबंध अध्ययन। और 7 नंबर में है तत्कालिक विषयों का अध्ययन करना। तो यह सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है जिसमें हम लोग 7 क्षेत्र लिए हैं और सातों का सातों क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मानव संबंधों का अध्ययन करना, दूसरा है मानव का उसके वातावरण से अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना, प्राकृतिक वातावरण विज्ञानों का कार्यात्मक अध्ययन, ललित कलाओं का कार्यात्मक अध्ययन, अतीत एवं वर्तमान का सहसंबंध अध्ययन, तत्कालिक विषयों का अध्ययन। इस तरह से इसको आप बार बार रिपीट करके पढ़िएगा, कॉपी में लिखिएगा क्षेत्र को, उसके बाद एक एक करके पॉइंट को डील कीजिएगा तो आप लोग को नंबर अच्छा मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए क्षेत्र का, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर क्षेत्र है मानव संबंधों का अध्ययन करना, जहाँ हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानव संबंधों का अध्ययन करते हैं कि मानव संबंध किस तरह से लोगों से जुड़े हुए हैं। सामाजिक विज्ञान का संबंध मानव समाज के उद्गम, संगठन और विकास से होता है, जहाँ ये देखते हैं कि मानव समाज किस तरह से उद्गम हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी पहले की स्थिति कैसी थी, अभी की स्थिति कैसी है। तो जहाँ हम इन संबंधों का अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से मनुष्य के अन्य मनुष्यों के साथ, मानव के साथ, मानव का संस्थाएं के साथ, मानव का विश्व के साथ, इस तरह से हम संबंध स्थापित करके मानव संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये पहला नंबर क्षेत्र था। दूसरा नंबर क्षेत्र है मानव का उसके वातावरण में अध्ययन। जब मानव का, है ना, जब मनुष्य समाज में रहते हैं तो वो अपने वातावरण के साथ अनुकूलित होते हैं। तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में मनुष्य के जीवन जीने की विधियाँ, वर्तमान एवं अतीत, उसकी संस्थाएं, जीवन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यदि हम देखा जाए तो मानव और उसके वातावरण में उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, अतीत की स्थिति क्या थी, संस्थाएं क्या है, जीवन से संबंधित समस्याएं क्या है, इन सभी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी को हम लोग मानव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन करना कहलाता है, जो कि आपका ये दूसरा क्षेत्र था, ठीक है। तीसरा क्षेत्र देखा जाए तो समाज का अध्ययन करना, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्षेत्र है समाज का अध्ययन करना। सामाजिक विज्ञान में समाज में रीति रिवाज, परंपराओं, संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। यदि हम समाज का अध्ययन करेंगे तो समाज में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे कि समाज में कौन कौन से रीति रिवाज है, समाज की क्या संस्कृति है, समाज की क्या परंपराएं हैं, उसी को हम लोग जब पालन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना, यानी समाज का अध्ययन करना। समाज का अध्ययन मतलब समाज में हो रहे रीति रिवाज, समाज में परंपराएं, समाज की संस्कृति, इन सभी का जब हम अध्ययन करते हैं इसी को हम लोग समाज का अध्ययन करते हैं। 3 नंबर क्षेत्र हो गया। 4 नंबर क्षेत्र है प्राकृतिक विज्ञानों का कार्यात्मक अध्ययन, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान अगर देखा जाए सोशल साइंस और नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। एक विज्ञान दूसरे विज्ञान पर आधारित है, जहाँ एक विज्ञान जो है दूसरे विज्ञान पर आधारित है। प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान इत्यादि कार्यात्मक अध्ययन सामाजिक अध्ययन का कार्यात्मक का महत्वपूर्ण भाग है। यदि हम देखा जाए तो भौतिक शास्त्र देखें, अगर वनस्पति विज्ञान देखें, बॉटनी देखें, जूलॉजी देखें, जंतु विज्ञान देखें, तो ये सभी किसके भाग हैं? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कार्यात्मक के एक महत्वपूर्ण अंग है। ये सभी जो है अपने कार्य करते हैं तो वो सामाजिक वातावरण में ही करते हैं। तो ये सभी जो है सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि हम इसमें देखें। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखते हैं क्षेत्र में ललित कलाओं
का कार्यात्मक अध्ययन, ललित कलाओं का कार्यात्मक अध्ययन, ड्राइंग हो गया, चित्रकला हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, नाटकीयकरण जैसी कलाओं का क्रियात्मक अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन के अनुदेशात्मक कार्यकाल में शामिल है। यदि हम देखा जाए कि ललित कला, समाज में कई सारी ललित कलाएँ उत्पन्न होती है, जहाँ चित्रकला हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, नाटकीयकरण हो गया, इन सभी कलाओं का हम लोग कार्यात्मक रूप से अध्ययन करके सामाजिक अध्ययन को एक अनुदेश देते हैं, एक दिशा प्रदान करते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में भी हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर में है, इसमें यह है अतीत एवं वर्तमान का सहसंबंध स्थापित करना या अध्ययन करना, है ना। सामाजिक विज्ञान का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है कि हम अतीत और वर्तमान के बीच सहसंबंध स्थापित करके उसका अध्ययन को पढ़ते हैं कि अतीत में कौन कौन सी घटनाएं बीती है इतिहास में, है ना, या फिर अतीत की घटनाओं को हम लोग वर्तमान की घटनाओं से जोड़कर संबंध स्थापित करके अध्ययन करते हैं। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना आवश्यक होता है। वर्तमान का अस्तित्व अतीत से ही प्रारंभ होता है। वर्तमान का जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसके लिए हम लोग को अतीत को पढ़ना जरूरी होता है, और वर्तमान का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं अतीत से ही प्रारंभ हुआ है। मानव जीवन का अध्ययन के लिए अतीत को समझना होगा। जब आप मानव जीवन को समझेंगे तो इसके लिए आपको अतीत को समझना होगा कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना, किन किन घटनाओं के द्वारा मानवीय जीवन में विकास हुआ, सामाजिक विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो इन सभी घटनाओं को आप जब पढ़ते हुए, अतीत की घटनाओं को पढ़ते हुए जब आप वर्तमान स्थिति को पढ़ते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं अतीत एवं वर्तमान का सहसंबंध अध्ययन, ठीक है। तो ये 6 नंबर क्षेत्र था जिसमें हम लोग ये देखें कि अतीत को वर्तमान के साथ सहसंबंध स्थापित करके अध्ययन करना। और 7 नंबर है तत्कालिक विषयों का अध्ययन करना, ठीक है। तत्कालिक विषयों का अध्ययन का मतलब हुआ तत्कालिक विषयों में वैसी समस्याओं और मुद्दे से संबंधित होती है। प्रत्येक तत्कालिक विषयों की पृष्ठभूमि अतीत में होती है। तत्कालिक विषयों में वैसी समस्याएं या वैसी मुद्दे होती है जो अतीत में बीते हुए होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं तत्कालिक विषयों का अध्ययन करना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सामाजिक विज्ञान, है ना, सामाजिक विज्ञान के प्रकृति, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र को देखें, ठीक है। और हम लोग लास्ट में निष्कर्ष को देख लेते हैं इसका। अतः उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक और विस्तृत है। ये वास्तव में मानव जीवन या इतिहास जितना विस्तृत है। इसमें बच्चों के दैनिक जीवन में विभिन्न विषयों से व्यवहारिक जानकारी प्राप्त की जाती है। जहाँ हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों के दैनिक जीवन में अलग अलग जो विषय होते हैं उसके व्यवहारिक जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि किस तरह से सामाजिक विज्ञान की क्या प्रकृति था, क्या उनका अर्थ था, परिभाषा, क्षेत्र, ये सभी जो है इसमें हम लोग देखें, जहाँ 16 नंबर आपका पक्का करेगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है यूनिट 2 का, ठीक है। यूनिट 1 क्लियर हुआ, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में देखा जाए तो यूनिट 2 में हम क्वेश्चन लिए हैं सामाजिक विज्ञान से अपनी पसंद के एक विषय का चुनाव करके उच्च माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक पाठ्य योजना लिखिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान से अपनी पसंद के एक विषय, कोई एक विषय आपको चुनना है सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। कोई भी विषय आपको लेना है, इतिहास हो, भूगोल हो, या फिर ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी हो, राजनीतिक शास्त्र हो, इकोनॉमिक्स, या कोई भी आप सामाजिक विज्ञान की कोई एक विषय को आप चुनिए। और उच्च माध्यमिक का मतलब हुआ 9 to 10 क्लास, यानी कि हाई स्कूल शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए एक पाठ्य योजना तैयार करना, एक लेसन प्लान बनाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 16 नंबर पक्का करेगा, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट 2 का, इसको आप बहुत अच्छे से कीजिए। और इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से पाठ्य योजना एक तैयार करना है, ठीक है। और सभी बीएड के विद्यार्थियों को पाठ्य योजना तैयार करना जानना चाहिए, क्योंकि पाठ्य योजना एक ऐसी योजना होती है जो अध्यापक बच्चों को जब पढ़ाने जाते हैं कक्षा में तो उससे पहले उस टॉपिक की जो तैयारी करके जाते हैं उसी को हम लोग पाठ्य योजना कहते हैं। आइए एक आप लोग को लेसन बनाना हम बता देते हैं, जो कि आपको पूछा भी है क्वेश्चन में है कि एक विषय का चुनाव करके उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए एक पाठ्य योजना लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई एक विषय को चुनकर जो है आप एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। तो आप लोग को पाठ्य योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा यूनिट 2 में, तो आप लोग एक पाठ्य योजना तैयार करके आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग का 16 नंबर पक्का होगा, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो हम यहाँ पे पाठ्य योजना तैयार की है, तो इस तरह से आप पाठ्य योजना तैयार कीजिएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए आप लोग। लेसन प्लान ऊपर में लिखिएगा, पाठ्य योजना, ठीक। सबसे पहले है विद्यालय का नाम। देखिए विद्यालय का नाम क्या होता है कि जहाँ आप पढ़ाने जाते हैं तो उसका विद्यालय का नाम लिखना है। तो आपको पता तो नहीं है कि कौन सा विद्यालय, तो आप लोग सिर्फ विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा कॉपी में और उसको ऐसे डैश देते हुए खाली छोड़ देना है, ठीक है। दिनांक भी खाली छोड़ देना है। विषय, अब यहाँ पे हम चुने हैं
सामाजिक विज्ञान, क्योंकि टॉपिक जो था वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित था, तो विषय आपको सामाजिक विज्ञान देना है। ठीक है। उप विषय का मतलब सामाजिक विज्ञान में आप कौन सा विषय पढ़ाइएगा, तो वो इतिहास, हम इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक। अब इसमें इतिहास में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो वो आपका प्रकरण कहलाएगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश। तो गुप्त वंश को आप इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दीजिएगा, इस तरह से 2 इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दीजिएगा, इस तरह से आप लिखिएगा पाठ योजना में। ठीक है। तो आपको नंबर मिलेगा। पहले आप विषय तो सामाजिक विज्ञान हो गया। उप विषय, उसमें कौन सा विषय होना चाहिए, तो इतिहास। इतिहास में कौन टॉपिक होना चाहिए, तो गुप्त वंश। अब देखिए, अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो विषय सामाजिक विज्ञान ले लेगा, उप विषय में भूगोल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, प्रकरण में वो मिट्टी ले लिया, इस तरह से भी वो अपना पाठ योजना तैयार कर सकता है। तो इस तरह से हम इतिहास लेके एक आप लोग को पाठ योजना तैयार की है, जहाँ आप लोग इसको देखिए। ठीक है। अब देखिए, वर्ग का मतलब सेक्शन ए। ठीक है। जैसे कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के कई सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो यहाँ पे हम कौन सा कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो सेक्शन ए में पढ़ा रहे हैं। चक्र का मतलब हुआ कौन सा घंटी में पढ़ाने जा रहे हैं, पहला घंटी है कि दूसरा घंटी है, तो हम इसी को बोलते हैं चक्र का मतलब दूसरा हो गया। ठीक है। और अवधि कितने मिनट का क्लास है, तो ये 40 मिनट का क्लास है, आपको दिखाना है। तो इस तरह से एक आप ऊपर में विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, वर्ग, कक्षा, उप विषय, चक्र, प्रकरण और अवधि, इस तरह से आप इसको पहले पाठ योजना के अंतर्गत लिखिएगा। ठीक है। और जो प्रकरण आपका होगा उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कोमा से। ठीक है। चलिए, इस तरह से हो गया। अब आप लोग पहले लिखिएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है कि सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है वो आपका विषय से होगा। ठीक है। तो विषय क्या था, छात्र सामाजिक विज्ञान, छात्र छात्राओं में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना है। ठीक है। सामान्य उद्देश्य ये हुआ। दूसरा नंबर में है छात्र छात्राओं में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा नंबर में है छात्र छात्राओं में देश प्रेम की भावना विकसित करना। चौथा नंबर में है छात्र छात्राओं में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। 5 में है छात्र छात्राओं के जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। और 6 में है छात्र छात्राओं के ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं को ज्ञान कराकर उसके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। तो इस तरह से हम सामान्य उद्देश्य को लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य आपका किससे संबंधित होना चाहिए, विषय और उप विषय से संबंधित आपका सामान्य उद्देश्य बनना चाहिए। तो सामान्य उद्देश्य समझ में आ गया। सामान्य उद्देश्य में होता है कि छात्र छात्राओं में हम लोग सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना है, छात्र छात्राओं में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, छात्र छात्राओं में देश प्रेम की भावना विकसित करना है, छात्र छात्राओं में आदर्श चरित्र का निर्माण करना है, छात्र छात्राओं में जीविकोपार्जन के योग्य बनाना है, छात्र छात्राओं में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उसके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना है। तो इस तरह से आप सामान्य उद्देश्य पहले बनाइएगा। फिर उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का जो संबंध होगा वो आपका प्रकरण से होगा। प्रकरण क्या था मेरा, गुप्त वंश। तो इसमें 3 चीज़ होगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य जो दिया था वो बी एस ब्लूम दिया था। कौन दिया था, बी एस ब्लूम। ठीक है। तो बी एस ब्लूम का 3 को पक्ष इसमें काम करता है, एक ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में क्या लिखेंगे कि सभी छात्र छात्राएँ में गुप्त वंश के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, इस तरह से लिखिएगा। सभी छात्र छात्राएँ गुप्त वंश के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ये ज्ञानात्मक हो गया। भावात्मक लिखिएगा, सभी छात्र छात्राएँ गुप्त वंश के विषय में समझ विकसित करेंगे, इसमें ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसमें समझ विकसित करेंगे। और क्रियात्मक में सभी छात्र छात्राएँ गुप्त वंश के कार्यों को आत्मसात कर सकेंगे। तो 3 याद रखिएगा, ज्ञानात्मक में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, भावात्मक में समझ विकसित करेंगे और क्रियात्मक में आत्मसात करेंगे गुप्त वंश से। क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है, तो हम लोग का प्रकरण था गुप्त वंश। तो इस तरह से विशिष्ट उद्देश्य बनाइएगा। सामान्य उद्देश्य खत्म, विशिष्ट उद्देश्य खत्म, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस तरह से डायग्राम बनाते हुए चलना है। ठीक है। शिक्षण विधि, सहायक सामग्री। ठीक है। शिक्षण विधि, इसमें कौन कौन काम करेगा, व्याख्यान विधि हो गया, प्रश्नोत्तर विधि हो गया और बोधात्मक विधि हो गया। तो 3 विधि इसमें काम करेगा। चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट, श्यामपट हो गया, पॉइंटर हो गया, आदि हो गया। ये सभी आपका TLM में आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आता है। तो इस तरह से आप बनाइएगा। उसके बाद है प्रस्तावना। अब देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। ठीक है। तो प्रस्तावना आप लोग इस तरह से डायग्राम बनाइएगा। देखिए, प्रस्तावना क्या होता है कि हम लोग का टॉपिक है गुप्त वंश, तो हम बच्चों से ही गुप्त वंश को बुलवाएंगे, उसी से गुप्त वंश का टॉपिक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसी को हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। इधर लिखिएगा छात्र अध्यापक क्रिया, इधर लिखिएगा छात्र छात्रा क्रिया। ठीक है। तो छात्र अध्यापक क्रिया मतलब आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो इधर लिखिएगा छात्र अध्यापक क्रिया में, और बच्चे जो प्रश्न का उत्तर देंगे वो छात्र छात्रा क्रिया में होगा। 1 नंबर में
जब आप प्रश्न पूछिएगा कि भारत की राजधानी का नाम क्या है, तो बच्चे जवाब देंगे कि भारत की राजधानी का नाम नई दिल्ली है। भारत की राजधानी का नाम नई दिल्ली। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हो गया नई दिल्ली। अब नई दिल्ली को लेकर फिर प्रश्न पूछना है आपको, नई दिल्ली में कौन सी मीनार है, तो नई दिल्ली में कुतुब मीनार है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार को फिर लेना है, तो कुतुब मीनार के मैदान में कौन सा स्तंभ बना है, तो महरेली का स्तंभ बना है। तो यहाँ पे हो गया महरेली। तो महरेली फिर आपको क्वेश्चन बच्चों से पूछना है, महरेली का स्तंभ किस कालवंश में बना, तो महरेली का स्तंभ गुप्त काल में बना। तो इस तरह से आपका टॉपिक निकल गया गुप्त काल। ठीक है, तो यही हो गया आपको प्रस्तावना। फिर से हम एक बार समझा देते हैं इसको, देखिए बहुत अच्छे से इसको समझिएगा तो आपको याद हो जाएगा। प्रस्तावना छात्र अध्यापक क्रिया, जो आप प्रश्न पूछिएगा वो इधर लिखिएगा, छात्र छात्रा क्रिया, जो लड़का और लड़की इसका उत्तर देगा। सबसे पहला है कि आप जो क्वेश्चन पूछिएगा उसका जो उत्तर देगा उसी उत्तर से फिर प्रश्न पूछना है। पहला नंबर में भारत की राजधानी का नाम क्या है, ये आप प्रश्न पूछे। अब बच्चे उत्तर दिए भारत की राजधानी का नाम नई दिल्ली है, तो यहाँ पे नई दिल्ली हो गया। नई दिल्ली से फिर आपको प्रश्न पूछना है, नई दिल्ली में कौन सी मीनार है, तो नई दिल्ली में कुतुब मीनार है। ठीक है, बच्चे जवाब दिए। फिर आपको पूछना है कुतुब मीनार के मैदान में कौन सा स्तंभ है, तो महरेली का स्तंभ है। तो यहाँ पे महरेली फिर अगला हो गया। तो महरेली स्तंभ किस काल वंश में बना, तो महरेली का स्तंभ गुप्त काल वंश में बना। तो इस तरह से आपका टॉपिक निकल गया गुप्त काल प्रकरण। इसी तरह से आपको बच्चों को जो है प्रश्न पूछ के आपका टॉपिक निकालना होता है। ठीक है, एक हम और उदाहरण देते हैं कि अगर हम अध्यापक हैं और बच्चे मेरे सामने में, तो हमको एक मैथ का एक टॉपिक पढ़ाना है, विड्थ। तो हम विड्थ टॉपिक को कैसे निकालते हैं, देखिए हम पूछेंगे कि बच्चों महिलाएं हाथ में क्या पहनती है, तो बच्चे उत्तर देंगे कि महिलाएं हाथ में कंगन पहनती है। तो फिर हम कंगन से पूछेंगे कंगन का आकृति कैसा होता है, तो बच्चे जवाब देंगे कंगन का आकृति गोल होता है। तो फिर हम उस गोल से प्रश्न बनाएंगे कि गोल आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। तो इस तरह से हम वृत्त मेरा टॉपिक निकल गया। तो इसी तरह से आपको बच्चे के जवाब से ही आपको क्वेश्चन बनाना है, फिर क्वेश्चन से ही बच्चे को जवाब देना है, फिर जवाब से ही क्वेश्चन बना के आपको अपना टॉपिक निकालना होता है। ठीक है, तो यही आपका प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक सर, चलिए आपका अब उद्देश्य क्या बना कि बच्चों आज हम लोग गुप्त काल के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आप गुप्त काल को इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दीजिएगा। तो उद्देश्य कथन ये है कि बच्चों आज हम लोग गुप्त काल के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये सब जो आप इन्वर्टेड कॉमा देखते हैं ये सब देना जरूरी होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़िएगा नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, अब अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को अब गुप्त काल के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रस्तुतिकरण करना। इस तरह से आप 4 स्तंभ बनाइएगा कॉपी में। एक शिक्षण बिंदु हो गया, दूसरा हो गया छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो गया छात्र छात्रा क्रिया और चौथा हो गया श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य मतलब जो आप ब्लैक बोर्ड में लिखिएगा तो वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, शिक्षण बिंदु आपका टॉपिक क्या है, गुप्त वंश। अब छात्र अध्यापक क्रिया जो टीचर पढ़ाएंगे, छात्र छात्रा क्रिया यहाँ लिखिएगा और श्यामपट्ट कार्य यहाँ लिखिएगा। चलिए व्याख्या करते हैं। साम्राज्य भारत 320 ईस्वी में स्थापित हुआ, यानी कि अगर देखा जाए तो गुप्त काल 320 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 100 वर्षों से ज़्यादा तक राज्य किया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जब आप व्याख्या करिएगा तो छात्र छात्राएं में ये क्रिया होना कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। कक्षा में क्लासरूम में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसमें कुछ आपको प्रश्न नहीं पूछना है व्याख्यान विधि में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुप्त वंश के शासकों ने दूसरे राज्यों के शासकों को एक मंत्री पूर्वक साम्राज्य के शासक रहे। जहां हम लोग ये देखेंगे कि गुप्त काल में दूसरे राज्य के शासक जो है मंत्री पूर्वक राज्य में रहे। ठीक है, गुप्त वंश में और देखते हैं। दूसरे राज्यों के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध, अच्छे व्यवहार, संधि स्थापित तथा विजय के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गुप्त काल को ही स्वर्ण काल भी कहते हैं, कहा जाता है। गुप्त काल को हम लोग कौन सा काल कहते हैं, स्वर्ण काल भी कहते हैं। इस समय आंतरिक कानून व्यवस्था एवं कला साहित्य का विकास हुआ। इस तरह से आंतरिक कानून है ना, कला और साहित्य का विकास हुआ। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से अब आप फिर जो है
छात्र छात्रा क्रिया में आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि छात्र छात्राएँ। इस तरह से आपको लिखना है कि छात्र छात्राएँ जो होती है वो ध्यानपूर्वक कक्षा में सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड कार्य में लिखना है गुप्त वंश की स्थापना 320, पहला राजा श्रीगुप्त था, स्वर्णकाल गुप्त काल को कहते हैं, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य का दूसरा राजा था धरोकक्ष। तो इस तरह से आप लोग श्यामकट कार्य जो ब्लैक बोर्ड में लिखिएगा तो वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए, आप लोग कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, आप महात्मा गांधी के बारे में भी लिख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी लिख सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग शिक्षण बिंदु में टॉपिक को लिखिएगा, छात्र अध्यापक क्रिया में आप अपना विस्तार दीजिएगा, छात्र छात्रा क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे, और जो आप ब्लैक बोर्ड में लिखिएगा तो वो ब्लैक बोर्ड श्यामपट कार्य में लिखना है। इस तरह से प्रस्तुतिकरण 4 स्तंभ में होना चाहिए। अब आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है। बोधात्मक प्रश्न का मतलब होता है जो आप पढ़ाए बच्चों को उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछना है बीच में। पहला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? तो बच्चे उत्तर देंगे गुप्त काल की स्थापना 320 ईस्वी में हुआ, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, स्वर्णकाल किस वंश को कहा जाता है? तो स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है। तो इस तरह से आपको उत्तर भी देना है बच्चों का, ठीक है। तो इस तरह से आपको बोधात्मक प्रश्न 2 लिखना है। चलिए नेक्स्ट और है, इसमें और भी डिस्क्राइब करना है इसको, लगभग आपको 8 पेज में इसको खत्म करना है। 16 नंबर का ये प्रश्न है। इस तरह से अगला पेज में भी शिक्षण बिंदु, छात्र छात्रा अध्यापक क्रिया, शिक्षण की क्रियाविधि और श्यामपट कार्य बनाना है। और भी गुप्त काल का हम व्याख्या कर देते हैं। इनकी शासन व्यवस्था मौर्यकालीन के 3 स्तरीय शासन में मिलती जुलती है। इस शासन व्यवस्था में एक मूलभूत अंतर यह था कि गुप्त काल में राजाओं द्वारा वेतन के स्थान पर भूमि दान में दिया जाता था। यानी गुप्त काल में जो है राजाओं को वेतन के स्थान पर, है ना, उसे भूमि दिया जाता था। इस काल में साहित्य, कला, धर्म, संस्कृति और उल्लेखनीय विकास हुआ है, ठीक है। और गुप्त काल में उद्योग, धंधे, व्यापार, वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। गुप्त वंश का पहला राजा श्रीगुप्त था, इसके बाद धरोकक्ष बना, ठीक है। और इसमें आप लिखिएगा छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक कक्ष में सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इससे संबंधित आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है, ठीक। गुप्त काल में राजाओं के द्वारा वेतन के स्थान पर क्या दिया जाता था? जवाब, भूमि दिया जाता था, ठीक है। दूसरा है, गुप्त काल के पहला राजा का नाम क्या था? तो श्रीगुप्त पहला राजा था। इस तरह से आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है। प्रस्तुतिकरण में व्याख्या करना है, बोधात्मक प्रश्न पूछना है, व्याख्या करना है, बोधात्मक प्रश्न पूछ के आपको ये समझना है। अगर बच्चे जवाब दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि शिक्षण प्रक्रिया मेरी ठीक चल रही है और प्रभावशाली चल रहा है। अब आपको मूल्यांकन करना है। आपको यहाँ पे लिखना है मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न लिखना है। तो इसमें आप लोग जो है कई तरह के प्रश्न दीजिएगा बच्चों को। एक तो खाली वाला प्रश्न दीजिएगा, खाली घर वाला, सही विकल्प वाला दीजिएगा, और एक गलत सही वाला प्रश्न दीजिएगा। तो 3 टाइप का यहाँ पे प्रश्न दीजिएगा। एक प्रश्न है, स्वर्ण युग डैश काल को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों को भरना होता है। सही विकल्प में गुप्त साम्राज्य का पहला राजा का नाम क्या था? बाबर, गुप्त, जहांगीर, शाहजहां। तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य का पहला राजा का नाम 4 ऑप्शन देना बच्चों को। सही या गलत चिन्ह करें। गुप्त साम्राज्य में 320 ईस्वी में हुआ था, तो ये सही है या गलत है ना, इसको आप लोग भरना है। तो इस तरह से आप बच्चों का तुरंत मूल्यांकन कीजिएगा। खाली उत्तर खाली घर वाले क्वेश्चन देखें, फिर विकल्प वाले और सही गलत वाले बच्चों को प्रश्न देकर आपको जो है उनका मूल्यांकन करना है कि बच्चे सीखे कि नहीं सीखे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गृह कार्य देना है, होमवर्क देना है बच्चों को। होमवर्क में आपको क्या देना है? बच्चों से घर के लिए काम देना है, ठीक है। तो घर के लिए आपको उसका होमवर्क देना है। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। इस तरह से बच्चों को दे दिए, ये बच्चे कल बना के लाएंगे। गुप्त साम्राज्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से जो है बच्चों के गुप्त साम्राज्य पर आपको चर्चा करने बोला है। और लास्ट में जो है आपको यहाँ पे क्या देना है? सुझाव देना है। सुझाव आपको ये देना है कि सुझाव में सिर्फ आपको छोड़ देना है, सुझाव नहीं देना है, ठीक है। तो सुझाव लिख के आपको यहाँ पे छोड़ देना है, इतना खाली जगह छोड़ देना है सुझाव देके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर लड़का है तो छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर लिखेगा, अगर गर्ल्स है तो छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे जो है आपको हस्ताक्षर नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर लिखिएगा मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना एक पाठ्य योजना तैयार करना है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से एक बार पाठ्य योजना को बना लीजिए कॉपी में, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक। चलिए आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक कंप्लीट हुआ यूनिट 2 का। अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में अगर देखा जाए
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जिसमें यूनिट 3 का कवर किए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को विस्तार से समझाने बोले हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 क्लियर हुआ। अब हम लोग यूनिट 3 में आते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन है, सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा तैयार करते हैं। प्रस्तावना, पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम की परिभाषाएं, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत और लास्ट में निष्कर्ष को देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन व परिमार्जन होते रहता है। लगातार व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन परिमार्जन होते रहता है। व्यक्ति के व्यवहार में ये परिवर्तन औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमों से होता है। जहाँ व्यक्ति के ये व्यवहारों में परिवर्तन, चाहे वो औपचारिक हो यानी कि विद्यालय द्वारा, साथी समूह के द्वारा हो, या अनौपचारिक, अनौपचारिक का मतलब समुदाय द्वारा, समाज द्वारा, परिवार के द्वारा हो, तो ये माध्यम के द्वारा बच्चों में परिवर्तन होते रहता है। जहाँ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय जैसे औपचारिक संस्थाओं में किया जाता है। जहाँ बच्चों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय जैसी औपचारिक संस्था में किया जाता है, तो विद्यालय जो हो गया वो औपचारिक संस्था हो गया। ठीक है, जबकि व्यवहारिक परिवर्तन के लिए अनौपचारिक शिक्षा जैसे माता पिता, आस पड़ोस, समाज, परिवार आदि से ग्रहण किया जाता है। जहाँ अगर अनौपचारिक शिक्षा की बात किया जाए तो माता पिता द्वारा शिक्षा, आस पड़ोस द्वारा शिक्षा, समाज के द्वारा शिक्षा, परिवार के द्वारा दिया जाने वाली शिक्षा ग्रहण किए थे। इसलिए एक सुनिश्चित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम से गहरा संबंध है। शिक्षा का पाठ्यक्रम के साथ जो है क्या है, एक गहरा संबंध है। पाठ्यक्रम के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो शिक्षक, शिक्षार्थी प्लस पाठ्यक्रम बराबर शिक्षा व्यवस्था, इस तरह से आप लिखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ कैरिकुलम। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में कैरिकुलम कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। देखिए, कैरिकुलम शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा एग्जाम में। कुरियर लैटिन भाषा है, इससे बना है दौड़ का मैदान कैरिकुलम। ठीक, इसी से बना है, ये लैटिन भाषा है। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन है। शैक्षिक उद्देश्य यानी कि हम लोग शिक्षा प्राप्त करने का एक पाठ्यक्रम जो है एक क्या है, एक साधन है। हॉर्न के शब्दों में, हॉर्न महोदय ने इसके बारे में कहा था कि शिक्षण प्रक्रिया के 4 अंग बताए। शिक्षण प्रक्रिया यानी टीचिंग प्रोसेस के 4 अंग बताए। पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक और वातावरण, 4 चीज़ का होना जरूरी है। कौन कौन? पाठ्यक्रम का होना जरूरी है, विद्यार्थी का होना जरूरी है, शिक्षक का होना जरूरी है, वातावरण, ये चारों का होना जरूरी है। इनमें से कोई एक अगर नहीं रहेगा तो शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होगा। ठीक है, यदि वातावरण अच्छा नहीं रहे, वातावरण में गाना बजे, बहुत ज़्यादा डीजे बजे, तो आपका पढ़ाई अच्छे से नहीं होगा। यदि पाठ्यक्रम ना हो, किताब ना हो, सिलेबस ना हो, तो पढ़ाई नहीं होगा। विद्यार्थी ना हो तो पढ़ेगा कौन? शिक्षक ना हो तो पढ़ाएगा कौन? तो इस तरह से शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 4 अंग का होना जरूरी है। पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक और वातावरण, ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। किसने कहा था? हॉर्न महोदय ने कहा था। जिस प्रकार पाठ्यक्रम शैक्षिक रूपी दौड़ का मैदान है। देखिए, पाठ्यक्रम यानी किताब एक शिक्षक रूपी दौड़ का मैदान है, तो विद्यार्थी पाठ्यक्रम रूपी मैदान के अनुसार दौड़ने वाला धावक। यदि टीचर एक पाठ्यक्रम रूपी मैदान है तो विद्यार्थी दौड़ने वाला एक धावक है। वातावरण वो दर्शक है जो दौड़ने के लिए प्रेरित करता है, और वातावरण एक वो दर्शक है जो बच्चों को दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। एवं शिक्षक जो होता है वो पथ प्रदर्शक होता है। जहाँ हम लोग देखा जाए तो शिक्षक जो है पथ प्रदर्शक होता है। देखिए, किताब पाठ्यक्रम, किताब जो हो गया वो आपका एक दौड़ का मैदान हो गया। विद्यार्थी जो हो गया वो दौड़ने वाला धावक हो गया। वातावरण जो हो गया वो दर्शक हो गया, देखने वाला। और शिक्षक जो हो गया वो पथ प्रदर्शक हो गया। इस तरह से हॉर्न महोदय ने शिक्षण प्रक्रिया के 4 अंग का विस्तार किया। कौन कौन? पाठ्यक्रम हो गया आपका दौड़ का मैदान, विद्यार्थी हो गया दौड़ने वाला धावक, शिक्षक हो गया आपका पथ प्रदर्शक, और वातावरण हो गया एक आपका दर्शक के रूप में वातावरण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पाठ्यक्रम को आप विस्तार करके समझाइएगा। ठीक है, प्राचीन समय में पाठ्यक्रम केवल विषय संबंधित तक ही सीमित था, लेकिन समाज, शिक्षा तथा ज्ञान की हुई अभूतपूर्व वृद्धि एवं परिवर्तन से पाठ्यक्रम विषय वस्तु तक सीमित न रहकर शिक्षा के उद्देश्य, विद्यार्थियों की रुचियों के अनुसार ये संबंधित हो गया। प्राचीन काल में क्या था कि पाठ्यक्रम जो है केवल विषय से संबंधित था। ठीक है, जो विषय है उसी से संबंधित पढ़ाना है। लेकिन अभी के समय में अगर आप देखा जाए तो पाठ्यक्रम का संबंध समाज से भी है, शिक्षा से भी है, ज्ञान से भी है, बच्चों की वृद्धि से भी है। इस तरह से ये सीमित न रहकर ये विस्तृत हो गया पाठ्यक्रम, जहाँ विद्यार्थियों की रुचियों, प्रवृत्तियों एवं सामाजिक आकांक्षाओं को भी सम्मिलित किया गया है।
विद्यार्थियों में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को ही हम लोग पाठ्यक्रम कहते हैं। जहाँ बच्चों के शिक्षक और शिक्षार्थी के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की जहाँ प्राप्ति की जाती है, इसी को हम लोग पाठ्यक्रम कहते हैं, इसी को हम लोग कैरिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो कैरिकुलम का हम लोग अर्थ समझ में आ गया कि कैरिकुलम का मतलब होता है कि जहाँ हम लोग शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यापक हो गया, विद्यार्थी हो गया, पाठ्यचर्या हो गया और वातावरण हो गया, इन सभी चारों के मदद से हम लोग शैक्षणिक क्रिया को पूर्ण करते हैं। ये बात हॉर्न महोदय ने कहा था। अब हम लोग पाठ्यक्रम की परिभाषाएं देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कैरिकुलम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है, आप लोग इसको याद करिएगा। कनिंघम ने कहा था कि पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक, कलाकार का मतलब शिक्षक, ठीक है, तो पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथ का एक साधन है जिसमें वो अपने पदार्थ का मतलब शिक्षार्थी को अपने आदर्श मतलब उद्देश्य के अनुसार अपनी कक्षा में विद्यालय में ढा सकता है। यानी कि पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ का एक साधन है जो अपने पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपनी कक्ष में ढा सकता है। ये बात कही थी कनिंघम ने, बहुत सिंपल परिभाषा है, आप लोग इसको याद रखिएगा। कलाकार का मतलब यहाँ पे शिक्षक हो गया और आपका पदार्थ का मतलब यहाँ पे शिक्षार्थी हो गया, आदर्श का मतलब उद्देश्य हो गया और कक्ष का मतलब विद्यालय हो गया। यानी कि यह कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का एक साधन है जो अपने विद्यार्थियों को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढालता है। हम लोग जब कक्षा में पढ़ने जाते हैं, विद्यालय में जब पढ़ने जाते हैं, तो अध्यापक अपने अनुसार जो है हमें उनके मार्गों के अनुसार, बताए गए मार्गों के अनुसार उसमें चलने के लिए प्रेरित करता है। तो इसी को कहा था कनिंघम महोदय ने। ठीक है, तो ये परिभाषा फिर याद रखिएगा। दूसरा परिभाषा दिया था मुनुरो ने महोदय ने क्या कहा था, पाठ्यक्रम में वह समस्त अनुभव निहित है जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। यानी पाठ्यक्रम में वह समस्त अनुभव निहित है जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने में किया जाता है। ठीक है। तीसरा परिभाषा फ्रॉबेल ने दिया था कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति का ज्ञान और अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। ठीक। चौथा नंबर परिभाषा दिया था पॉल हिरेस्ट के अनुसार, पाठ्यक्रम ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिसके द्वारा छात्र जहाँ तक संभव हो निश्चित परिणामों व उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ये बात कहती पॉल हिरेस्ट के अनुसार कि पाठ्यक्रम ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिसके द्वारा छात्र जहाँ तक संभव हो निश्चित परिणामों और उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो इस तरह से जो आप लोग पाठ्यक्रम की जो है परिभाषाएं देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि टॉपिक यही था पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम निर्माण के कई सारे सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो देखिए पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, आप लोग इसको याद करते जाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिक आवश्यकता का ध्यान का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, खेल तथा कार्य के समन्वय का सिद्धांत, समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है, आगे और भी है। 8 नंबर में एकता का सिद्धांत, क्रिया प्रधानता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत और संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। इस तरह से पाठ्यक्रम के लगभग 14 सिद्धांत को बताएं और 14 सिद्धांत को आप लोग एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिक आवश्यकता का ध्यान का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, खेल तथा कार्य के समन्वय का सिद्धांत, समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, क्रिया प्रधानता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत और संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान का सिद्धांत। इस तरह से आप डायग्राम बना के पाठ्यक्रिया विकास के सिद्धांत को, निर्माण के सिद्धांत को लिखिएगा। चलिए आइए एक एक करके सिद्धांत को देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सबको आप लोग विस्तार से लिखिएगा। ठीक है, तभी आप लोग को 16 नंबर मिलेगा। उपयोगिता का सिद्धांत, इस सिद्धांत में पाठ्यचर्या निर्माण में उन्हीं विषय को स्थान दिया जाता है जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। देखिए उपयोगिता का सिद्धांत यह कहता है कि पाठ्यक्रम में हम उन्हीं विषय को जोड़ेंगे जो बच्चों के भावी जीवन में काम आए। ठीक है, मनुष्य अपने बच्चे की ज्ञान के प्रदर्शन के लिए ऐसी बातें सिखाई जाए जो जीवन के लिए उपयोगी हो। यानी बच्चों के ज्ञान में के प्रदर्शन के लिए एक ऐसी विद्या देनी चाहिए, उन्हें ऐसे विषय शामिल करना चाहिए जहां बच्चों के जीवन में उपयोग होना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। तो याद रहेगा उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोग मतलब जो बच्चों के उपयोग में आए उसी को हम लोग उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है सामाजिक आवश्यकता का ध्यान का सिद्धांत। ठीक है, देखिए आप लोग इसको बार बार कॉपी में लिखिएगा। तो जरूर है कि 14 सिद्धांत है, तो 14 में से आप 10 सिद्धांत जरूर लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से आप बार बार कॉपी में लिखिए, इसको याद कीजिए
है ना। तो सिद्धांत आप लोग को समझ में आ जाएगा, जहाँ पॉइंट को जरूर लिखिएगा और डिस्क्राइब करते हुए लिखिएगा तो आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। दूसरा नंबर में सामाजिक आवश्यकता का ध्यान का सिद्धांत, ठीक है। पाठचर्या निर्माण में बालक की आवश्यकता के साथ साथ समाज की आवश्यकता का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि सामाजिक आवश्यकता है तो पाठचर्या निर्माण जब भी करेंगे तो बालक के विकास के साथ साथ जो है समाज की आवश्यकता का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। बालक के विकास के लिए उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जहाँ बालकों का विकास के साथ साथ समाज की आवश्यकता का भी ध्यान रखना आवश्यकता होता है, इसलिए इसमें पढ़ा है सामाजिक आवश्यकता का ध्यान का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा है सृजनात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। बालकों में सृजनात्मक शक्तियों बहुत अधिक पाई जाती है। पाठचर्या निर्माण में ऐसे अवसर देना चाहिए जहाँ सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। बालकों में क्रिएटिविटी ज़्यादा होता है, बालकों में कुछ करने की क्षमता ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से पाठचर्या का निर्माण करना है कि जहाँ बच्चों में उन्हें कई सारे अवसर मिले कि वो कुछ ना कुछ नया करके दिखाए। तो पाठचर्या निर्माण जब भी करना है तो वहाँ पे क्रिएटिविटी का ध्यान रखना है, सृजनात्मकता का ध्यान रखना है, ताकि बच्चों को अवसर मिले। इसके लिए बालकों के लिए उचित निर्देशन प्रदान करना आवश्यक होता है। तो इसी को हम सृजनात्मकता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। पहला हो गया उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा हो गया सामाजिक निर्माण के सिद्धांत, इस तरह से याद रखिएगा। तीसरा हो गया सृजनात्मकता का सिद्धांत। बहुत सिंपल सब सिद्धांत है, आप लोग याद रखिएगा। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। बाल केंद्रितता का सिद्धांत क्या होता है कि पाठचर्या का निर्माण बाल केंद्रित होना चाहिए। जब भी आप पाठचर्या का निर्माण कीजिए, जब भी आप करिकुलम का निर्माण कीजिए, जब भी आप सिलेबस का निर्माण कीजिए, तो वो आपका बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको पाठचर्या निर्माण करना चाहिए। पाठचर्या बालकों की रुचियाँ, आवश्यकताएँ, क्षमताओं, योग्यताओं एवं मनोवृत्तियों, बुद्धि और आयु के अनुकूल होना चाहिए। जहाँ आप बच्चों की जब आप उनकी पाठचर्या का निर्माण करते हैं तो उनकी रुचियाँ क्या होनी चाहिए, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी एटीट्यूड क्या है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। पाठचर्या लचीलापन होना चाहिए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की क्या रुचि है उसी के अनुसार हम पाठचर्या बनाएंगे। बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, किन सब्जेक्ट में किस तरह से उसे इंटरेस्ट है, तो उसी के अनुसार जो है बच्चों का निर्माण करेंगे, उसी के अनुसार हम पाठचर्या का निर्माण करेंगे। पाठचर्या में भिन्न भिन्न विषय जैसे विज्ञान, साहित्य, रचनात्मक एवं हस्तकला का समावेश होना चाहिए। जहाँ पाठचर्या में विज्ञान होना चाहिए, साहित्य होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, कोई एक कौशल होना चाहिए जिसमें बालक की अपनी रुचि के अनुसार विषय एवं क्रियाएं चुनने का अवसर मिले, जहाँ वो अपने इच्छा अनुसार जो है अपने विषयों को चुन सकता है। तो पाठचर्या का निर्माण जब भी करें तो वो बालकों को ध्यान में रखते हुए करें कि वो उनके अनुसार उनकी क्या रुचि है और वो उस विषय को वो चयन कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बाल केंद्रितता का सिद्धांत, ठीक है। 5 नंबर में है खेल तथा कार्य में समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेट इन प्ले एंड वर्क। बालक खेल की क्रियाओं में अधिक रुचि लेता है। जहाँ अगर देखा जाए तो बालक जो है खेल की क्रियाओं में अधिक रुचि लेता है, जबकि कार्यों में रुचि नहीं लेता है। इसलिए पाठचर्या निर्माण में इस बात पर भी बल दिया जाना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं से भी बालकों के खेल की क्रियाओं को समान ही आनंद प्राप्त हो सके। यानी कि जब आप पाठचर्या का निर्माण करें तो इस बात पर भी ध्यान दें कि ज्ञान का निर्माण तो करें ही, उसके साथ साथ जो है खेल की क्रियाओं का भी जो है आपको निर्माण करें, ताकि बच्चों को उन्हीं के समान जो है उन्हें आनंद मिले। ज्ञान की क्रियाओं की रुचि बनाने के लिए उन्हें खेल की क्रियाओं से संबंधित जोड़ना ही होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं खेल एवं कार्य के समन्वय का सिद्धांत, कि हम लोग ज्ञान की क्रियाओं के साथ रुचि बनाए रखने के लिए खेल की क्रियाओं को संबंध करना ही खेल एवं कार्य के समन्वय का सिद्धांत। तो 5 सिद्धांत हो गया। चलिए 6 नंबर में आते हैं समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंट्रेंस, ठीक है। समुदाय केंद्रितता का सिद्धांत, पाठचर्या निर्माण करते समय स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उन सभी सामाजिक प्रथाओं, मान्यताओं, विश्वासों, मूल्यों एवं समस्याओं का स्थान दिया जाना चाहिए। यानी पाठचर्या का निर्माण जब भी करें तो उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक प्रथाओं, मान्यताओं, विश्वासों, मूल्यों और समस्याओं को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, ठीक है। अगला है नैतिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी। पाठचर्या का निर्माण ऐसा करना चाहिए जिसमें बालकों के नैतिकता का विकास हो सके, जिसमें पारस्परिक सहयोग, स्नेह, सद्भावना, त्याग, स्वाभिमान, सामाजिक देश प्रेम आदि की समावेश हो सके। देखिए बाल केंद्रितता में अगर देखा जाए तो पाठचर्या का निर्माण ऐसा करना चाहिए जिसमें नैतिकता का विकास होना चाहिए। बच्चों को नैतिकता का मतलब बच्चों को ये सही गलत की पहचान होनी चाहिए कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत होगा। वो पारस्परिक सहयोग बनाए रखना चाहेगा, उनमें स्नेह का विकास होना चाहिए, सद्भावना, त्याग, स्वाभिमान, सामाजिकता, देश प्रेम, इन सभी चीज़ों का विकास करना ही नैतिकता का सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग 7 नंबर में देखिए नैतिकता का सिद्धांत,
पाठचर्या निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। अगला है एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। एकता का सिद्धांत क्या है? पाठचर्या निर्माण में विषयों, शिक्षकों, क्रियाओं में एकता को ध्यान में रखकर बालकों की क्रियाओं में एकता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। जहाँ ये रहना चाहिए कि पाठचर्या का निर्माण विषयों, शिक्षकों, क्रियाओं की एकता को ध्यान में रखकर बालकों की रुचियों को एकता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बालकों का क्या एकता है, शिक्षक क्रियाओं और एकता को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, जिसे हम लोग एकता का सिद्धांत कहते हैं। अगला है 9 नंबर में क्रिया प्रधानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज सेंट्रेंस। पाठचर्या निर्माण करते समय बालक की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, विशेष क्रियाओं का ध्यान देना चाहिए। पाठचर्या ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बालक करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर ध्यान देना चाहिए। यानी पाठचर्या निर्माण ऐसा करना चाहिए कि बच्चे खुद से करके सीखे, निर्माण करके सीखे, खोज करके सीखे। उस तरह से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। जो बच्चे अपने से खुद से करके सीखते हैं, अपने से लर्निंग बाय डूइंग जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रयोग करके सीखते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रधानता का सिद्धांत, कि भी इसमें बच्चों को क्रिया पर अधिक बल देना चाहिए। अगला 10 नंबर में विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। पाठचर्या का निर्माण सदैव अस्थायी रूप से निर्मित नहीं होना चाहिए। समय एवं परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। जब आपको समय के अनुसार जो है पाठचर्या में लगातार समय के अनुसार जो उसमें परिवर्तन होना चाहिए। बच्चों की रुचियों, उनकी आवश्यकताओं, उनकी जो है मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या में परिवर्तन करते रहना चाहिए। अतः पाठचर्या का निर्माण करते समय सतत विकास प्रक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ आप पाठचर्या का निर्माण करते हैं तो सतत विकास प्रक्रिया है ना, इसको जो है ध्यान में रखते हुए आप पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, 11 नंबर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास ये क्या होता है? पाठचर्या का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। पाठचर्या का निर्माण जब भी करिए तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। बालक विषयों के साथ साथ धर्मों, संस्कृति एवं राष्ट्र के को भी अपने देश की भांति समझने लगता है। इसमें वो वसुधैव कुटुंबकम की सद्भावना विकसित होती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास मतलब ये हुआ कि पाठचर्या ऐसा निर्माण करना चाहिए कि बच्चों में धर्म के प्रति, संस्कृति, राष्ट्र के साथ साथ अपने देश की भांति वो समझे, देश को समझे, जहाँ उन्हें ये समझ में आना है कि वसुधैव कुटुंबकम की सद्भावना का विकास होना चाहिए। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होना चाहिए। अगला है सहसंबंध का विकास, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध का विकास का मतलब हुआ कि पाठचर्या का निर्माण करते समय विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंध होने चाहिए। जहाँ कई सारे विषय विज्ञान का समाज के साथ है ना, उस तरह से कोऑर्डिनेट करते हुए सहसंबंध विषयों का आप लोग इस तरह से पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक विषय का शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा के आधार पर बनना चाहिए। यानी एक विषय का जो शिक्षा होना चाहिए वह दूसरे विषय की शिक्षा से कोऑर्डिनेट करके पढ़ाना चाहिए बच्चों को, इसका निर्माण करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अवकाश के प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ लेस्योर। वर्तमान समय में बालक के अवकाश की समस्या होती है। यदि बालक को अवकाश के उपयोग का सही प्रशिक्षण देना चाहिए। पाठचर्या का निर्माण ऐसा होना चाहिए जिसमें बालकों को कार्य में एवं अवकाश दोनों के प्रशिक्षण हो सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि छात्रों को कार्य के साथ अवकाश के लिए भी प्रशिक्षित करना चाहिए, जहां बच्चों को उन्हें जो है अवकाश के लिए भी प्रशिक्षित करना चाहिए। और लास्ट नंबर में है 14 नंबर है संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। पाठचर्या के निर्माण के समय विषयों, वस्तुओं एवं क्रियाओं को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे बालकों की अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो सके। शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण एवं विकास करना होता है। तो इस तरह से संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान का भी विकास करना चाहिए बच्चों में। तो यह सिद्धांत इस तरह से हम लोग लगभग 14 यानी 14 सिद्धांत को देखें। आप लोग कम से कम 10 सिद्धांत को तो कॉपी में लिखना ही है, जहाँ तक हो सके 12-13 सिद्धांत तक आप लोग कॉपी में जरूर लिखिए। पाठचर्या के निर्माण की यह बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था और आप लोग सभी सिद्धांत को याद करके रखिए, बार बार कॉपी में लिखिए, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 ठीक है, यूनिट 3 कंप्लीट हुआ, एक एक करके यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं। अब है लास्ट यूनिट है यूनिट 4। यूनिट 4 का हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया और चरणों को चर्चा कीजिए। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। देखिए, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया के चरण पूछता है। ठीक है,
कौन कौन से चरण है जिसके द्वारा हम लोग उपलब्धि परीक्षण को हम लोग निर्माण कर सकते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के कौन कौन से चरण है इसको समझना है, जो कि आपका ये यूनिट जो है 4 का है, यूनिट 4 का है और आपका 16 नंबर का ये प्रश्न पक्का करेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूपरेखा। यदि रूपरेखा में देखा जाए तो सबसे पहला है प्रस्तावना। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, क्योंकि टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण इसलिए इसका अर्थ और परिभाषा देना जरूरी है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया तथा उपलब्धि परीक्षण के चरण और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। बच्चे विद्यालय में अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। बच्चे जो विद्यालय में अनेक क्षेत्रों में अनेक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, जहाँ यह अनेक क्षेत्रों में परीक्षार्थी की कमियों एवं शक्तियों का बोध कराते हैं, जिससे अनेक क्षेत्रों में परीक्षार्थी की कमियों एवं शक्तियों का बोध करता है। इस तरह परीक्षार्थी की आम कमजोरियों के कारण का भी पता चलता है। यदि हमको अगर बच्चे की कमजोरियों का पता करना है तो इसके लिए हम परीक्षा लेते हैं, जिस कारण से हम बच्चों की कमजोरियों का पता करते हैं। जहाँ बच्चे अपने उपलब्धियों को अध्यापकों द्वारा लिया जाता है और उपलब्धियों का परीक्षण उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही किया जाता है। जहाँ बच्चों के अचीवमेंट टेस्ट जो लेते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट के से ही लेते हैं, जहाँ बच्चे कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त की उसका हम लोग मापन जब उपलब्धि परीक्षण से ही करते हैं। जहाँ बच्चे के अलग अलग परीक्षण के माध्यम से उनकी उपलब्धियों की जांच करके उनकी कमियों का पता लगाते हैं, इसी को हम लोग उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। जहाँ हम लोग अलग अलग परीक्षण के द्वारा अलग अलग टेस्टों के द्वारा हम लोग बच्चों के उपलब्धि को जानते हैं कि कहाँ उनमें कमी रह गया, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ उन्होंने प्रोग्रेस किया, प्रगति की। इस तरह से जो है हम उनके कमियों को पता लगाते हैं अचीवमेंट टेस्ट में। अब हम लोग देखते हैं उपलब्धि परीक्षण का अर्थ। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण है जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग उपलब्धि परीक्षण करते हैं। देखिए, उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसके सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय, जो भी विषय अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं या सिखाई जाने वाले कुशलताओं में छात्रों की सफलता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे हम लोग उपलब्धि परीक्षण करते हैं। जो बच्चे विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके कुशलताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो उनमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, इसी को हम लोग उपलब्धि परीक्षण करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। ये एक ऐसी परीक्षण है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में किसी व्यक्ति की प्राप्त उपलब्धि को मापने में किया जाता है। यानी उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसमें हम किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे का किसी स्पेसिफिक फील्ड का मतलब वो विशेष क्षेत्र में उनकी उपलब्धि को मापने में करते हैं कि उन्होंने कितनी उपलब्धि प्राप्त की। उपलब्धि परीक्षण एक प्रकार का मूल्यांकन का ही हिस्सा है। ये एक मूल्यांकन का एक हिस्सा है उपलब्धि परीक्षण, जो कि मानकीकृत परीक्षण के अंतर्गत आता है, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंतर्गत आता है। मानकीकृत परीक्षण यानी कि इसी को हम लोग अध्यापक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं। जो मतलब क्या होता है कि मानकीकृत परीक्षण जो अध्यापक के द्वारा बनाया गया एक परीक्षण होता है, उपलब्धि परीक्षण जिसको हम लोग कहते हैं। यह परीक्षण किसी व्यक्ति की यह पता लगाई जाती है कि किसी विशेष क्षेत्र में या कौशल में कितनी निपुणता प्राप्त की है। अतः उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो किसी व्यक्ति के प्राप्त उपलब्धि को मापता है और छात्रों, शिक्षकों और माता पिता को यह जानने में मदद करता है कि छात्र क्या सीख रहे हैं और उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है। देखिए, उपलब्धि परीक्षण है ना, वो परीक्षण होता है जिसमें किसी व्यक्ति का यह पता लगाई जाती है कि उन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में क्या कौशल, कितनी निपुणता हासिल की है। उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के प्राप्त उपलब्धि को मापा जाता है। छात्र, शिक्षक, माता पिता यह जानने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या कमी रह गया, उसको क्या सिखाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषाएं देखा जाए तो फ्रीमैन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण किसी एक विषय या विषयों में व्यक्तियों के द्वारा अर्जित ज्ञान, सूझबूझ तथा कौशल का मापन होता है। उपलब्धि परीक्षण जो होती है किसी एक विषय में या विषयों के व्यक्तियों के द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है उसमें सूझबूझ तथा कौशल का मापन किया जाता है। ये बात कही थी फ्रीमैन के अनुसार। दूसरा है सुपर के अनुसार। सुपर महोदय ने कहा था कि एक उपलब्धि परीक्षण क्या और कितना सीखा कोई कार्य करने में अर्जित दक्षता की मात्रा निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये बात कही थी सुपर के अनुसार। तीसरा दिया था रॉबर्ट ईबल के अनुसार।
उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य छात्र के किसी ज्ञान की शाखा में किसी निश्चित कौशलों में उसकी निपुणता का मापन करना ही उपलब्धि परीक्षण का, ये बात कहती है रॉबर्ट ईवल के अनुसार। इस तरह से हम लोग उपलब्धि परीक्षण के 3 परिभाषा देखिए। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया और चरण। ठीक है, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं चरण बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों के सीखने में, है ना, बच्चों के अधिगम करने में यह एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाती है। इसलिए अध्यापकों को चाहिए कि ध्यानपूर्वक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करना चाहिए। जब भी आप उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करें तो अध्यापक ध्यानपूर्वक ही उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करें, जिससे बच्चे के अधिगम प्रक्रिया को ये प्रभाव पड़ता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। इसके लिए उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है। इस तरह से हम उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किए और इसके चरण है जो आप लोग याद कर लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के चरण। पहला चरण है परीक्षण योजना बनाना, दूसरा है विषय वस्तु का चयन करना, तीसरा उद्देश्य का चयन, चौथा अंक के आधार पर प्रश्नों का चयन, पाँचवें उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों का विभाजन, ब्लूप्रिंट का निर्माण करना, प्रश्नों का चयन और लास्ट में मुद्रण हेतु देना। ठीक है, इस तरह से 8 जो है आपका उपलब्धि परीक्षण के चरण है, स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो आटो का आटो आप लोग एक एक करके डिस्क्राइब करते हुए पढ़ते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है परीक्षण योजना बनाना। परीक्षण योजना बनाते समय शिक्षक ये ध्यान रखेंगे कि छात्रों को कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त हुई तथा छात्रों के कौन कौन सी उपलब्धि का मापन करना है, प्रश्न कितने अंक का लेना है, परीक्षण प्रणाली क्या होनी चाहिए। देखिए, परीक्षण योजना बनाना यानी कि अध्यापक जो है एक परीक्षण योजना, एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अध्यापक को ये ध्यान रखेगा कि छात्रों को कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त हुई, यानी कि अध्यापक जो है बच्चों को कक्षा में कौन कौन से विषय किसी कौन कौन से टॉपिक को पढ़ाएं, उससे संबंधित ही बच्चों से प्रश्न पूछना है। उसके बाद छात्रों को कौन कौन सी उपलब्धि का मापन करना है, प्रश्न कितने अंक का लेना है, ये सभी जो है एक योजना बनानी है, परीक्षण योजना बनाना है। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर में है विषय वस्तु का चयन करना है। देखिए, विषय वस्तु का चयन का मतलब इसमें अध्यापक ये निश्चित करेंगे कि प्रश्न कितने प्रकरण का होना चाहिए जिससे बच्चों की उपलब्धि का परीक्षण हो। विषय वस्तु वैसे होने चाहिए जिसमें बच्चों को कक्षा क्विज में पढ़ाया गया हो, यानी कि विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए, प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो हम लोग अध्यापक बच्चों को पढ़ाया हो। ठीक, ऐसा प्रश्न आप पूछ दें जो बच्चों को अध्यापक पढ़ाए ही नहीं है, वैसा प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों का फिर अचीवमेंट टेस्ट होगा ही नहीं सही से। तो इस तरह से विषय वस्तु का चयन ऐसा करना है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए अध्यापक। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा है उद्देश्य का चयन। अब परीक्षण लेने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। अध्यापक परीक्षण निर्माण के कुछ उद्देश्य को लेकर करते हैं। ठीक है, अध्यापक ये देखते हैं कि बच्चे कितनी जानकारी हासिल की है, कहाँ कमी रही है और कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। वह बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों को लेकर परीक्षण करते हैं। देखिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि अध्यापक को ये देखना चाहिए कि बच्चे ने कितनी हासिल प्राप्त की है, जानकारी हासिल ली है, बच्चे में कहाँ कमी रह गया, बच्चों को कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, जहाँ बच्चों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों को लेकर परीक्षण करना चाहिए। तो ये उद्देश्य होना चाहिए अध्यापक का। ठीक है, चौथा नंबर है अंकों के आधार पर प्रश्नों का चयन करना। देखिए, इस तरह से अंकों के आधार पर प्रश्नों का चयन, ठीक है, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न देना है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चनों का अलग अलग अंक होना चाहिए। तो अंकों के आधार पर, है ना, प्रश्नों का चयन करना है। जब अध्यापक को ये सुनिश्चित करना होगा कि कुल कितने अंक के प्रश्न पूछने हैं, जहाँ अंकों का विभाजन प्रश्नों के प्रणाली में करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। देखिए, प्रश्नों के प्रकार, इस तरह से डायग्राम बनाइए। प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की कुल संख्या, प्रतिशत अंक, प्रश्नों का कुल अंक और वेटेज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 को देना है, लघु प्रश्न 5 देना है, दीर्घ प्रश्न 2 देना है। प्रति प्रश्न अंक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 नंबर का होगा, लघु प्रश्न 4 नंबर का रहेगा और दीर्घ प्रश्न 10 नंबर का रहेगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 गुना 2 10, 5 गुना 4 20, 2 दीर्घ 10 10 करके 20। तो इस तरह से आपका 50 अंक कंप्लीट होना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वेटेज 20%, लघु उत्तरीय प्रश्न का वेटेज 40% और 40% जो है आपका वेटेज होना चाहिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। इस तरह से आपका 100% का वेटेज बनता है। तो इस तरह से प्रश्नों
अंकों के आधार पर प्रश्नों का चयन करना है। इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा एग्जाम का कॉपी में, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का चयन करना। उद्देश्यों के आधार पर कि क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसी के आधार पर हम लोग प्रश्नों का चयन करेंगे, जहाँ उद्देश्य यह होना चाहिए ज्ञानात्मक और भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का बच्चों का विकास करना है। प्रश्नों का अंक प्रदान करने के बाद अध्यापक प्रश्न का चयन उद्देश्य के आधार पर करते हैं, जहाँ बच्चों की उपलब्धि जांच में उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों को बांटते हैं। देखिए उद्देश्य क्या होना चाहिए, 3 उद्देश्य इसमें काम करेगा। पहला उद्देश्य संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य, तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। कुल प्रश्न संज्ञानात्मक उद्देश्य के कुल कितने प्रश्न देने चाहिए, 4। भावात्मक उद्देश्य के कुल कितने, 4। और क्रियात्मक उद्देश्य के कुल 4 अंक होने चाहिए, 4 प्रश्न होने चाहिए। दीर्घ संज्ञानात्मक पक्ष में दीर्घ 1, लघु 1, ऑब्जेक्टिव 2। भावात्मक में दीर्घ 1, लघु 1, वस्तुनिष्ठ 2। क्रियात्मक में दीर्घ कोई भी नहीं, लघु 3 और वस्तुनिष्ठ 1। इस तरह से 36% वेटेज संज्ञानात्मक का, 36% वेटेज भावात्मक का और 28% वेटेज क्रियात्मक प्रश्न का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कुल प्रश्न अगर देखा जाए तो आपका 12 प्रश्न हो गया, 4 या 12। दीर्घ हो गया 2, लघु हो गया 5, वस्तुनिष्ठ हो गया 5 और 100% वेटेज हुआ। यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष में संज्ञानात्मक उद्देश्य बच्चों का जब हम संज्ञानात्मक वृद्धि करेंगे बच्चों में, तो इस तरह का प्रश्न देंगे कि कुल जो है वस्तुनिष्ठ 2 देंगे, लघु 1 देंगे, दीर्घ 1 देंगे, तो इस तरह से 4 क्वेश्चन रहेगा। भावात्मक उद्देश्य करना हो तो वस्तुनिष्ठ 2 देंगे, लघु 1 देंगे, 1 देंगे दीर्घ। क्रियात्मक हो तो 1 वस्तुनिष्ठ और 3 लघु देंगे। इस तरह से आप डायग्राम बना के अब इसको दिखाइएगा, तो आपका जो है ये दूसरा नंबर 5 नंबर था, उद्देश्य था कि उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का चयन करना है। ये उपलब्धि परीक्षण का 5 नंबर था निर्माण। 6 नंबर में ब्लू प्रिंट का निर्माण करना है, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू प्रिंट का निर्माण करना है पहले अध्यापक को। ब्लू प्रिंट का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए कि बालकों के आयु स्तर तथा कक्षा के अनुरूप लिया जाना चाहिए। ब्लू प्रिंट जब भी अध्यापक तैयार करेंगे तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि बालक की क्या आयु है, उनके क्या लेवल है और उनकी कक्षा के अनुरूप, यानी कौन सी कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं उसकी कक्षा के अनुरूप जो है बच्चों का प्रश्न पत्र तैयार करना चाहिए। इसमें सारणी तालिका तैयार किया जाना चाहिए। इसमें वो सारणी की मदद से, एक तालिका की मदद से जो है एक ब्लू प्रिंट तैयार करना चाहिए, जहाँ ये देखा जाता है कि परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, किस उद्देश्य से प्रश्न होंगे, तैयार किए जाएंगे। इस सारणी को देखकर पूरे परीक्षण का निर्माण किया जा सकता है। देखिए नील पत्र तालिका, ब्लू प्रिंट को हम लोग नील पत्र कहते हैं। नील पत्र तालिका, इसमें विषय आधारित तालिका होना चाहिए, प्रश्नों के आधारित तालिका होना चाहिए, उद्देश्य आधारित होना चाहिए और आधार फलांक होना चाहिए। तो प्रश्नों के आधारित तालिका बता दिए, उद्देश्य के आधार तालिका बता दिए। अब हम बताएंगे विषय आधारित और आधार फलांक, ये 2 बचा हुआ है। तो आइए इस तरह से आप डायग्राम जरूर बनाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो डायग्राम बना के लिखिएगा तो आप लोग का एग्जाम में ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो विषय आधारित तालिका कक्षा 10 का बना रहे हैं परीक्षण, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का हम टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का। तो कक्षा 10 के केमिस्ट्री में ये सब चैप्टर आता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इस तरह से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप विषय आधारित तालिका बनाइए और अंक जो है अंक का स्थान छोड़ देना है। तो ये आपका होगा विषय आधारित तालिका। अब है प्रश्नों के प्रकार पर आधारित। प्रश्नों के प्रकार आधारित, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, प्रत्येक प्रश्न का अंक, कुल अंक, समय। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछना है, निबंधात्मक प्रश्न पूछना है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इस तरह से कुल देना है। इस तरह से आप इसको सिर्फ अब डायग्राम दिखाना है, इसमें कुछ भरने का जरूरी नहीं है, बस आपको डायग्राम बना के दिखा देना है। एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप जानते हैं इस तरह चीज़ों को। उसके बाद है प्रश्नों की रचना करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ तक ब्लू प्रिंट तैयार हो गया। अब प्रश्नों की रचना करना है। जब ब्लू प्रिंट तैयार हो जाए तो अब प्रश्नों की रचना करते हैं। प्रश्न का स्तर क्या होना चाहिए, रचना में निर्णय लेता है और प्रश्नों का छात्रों के समक्ष रखते हैं, जिससे छात्रों को लेकर उत्तर देना होता है। अब प्रश्नों की रचना तैयार करके हम प्रश्नों को बच्चों के समक्ष रखते हैं और इससे संबंधित बच्चे जो है उसका उत्तर देते हैं। और लास्ट में प्रिंटिंग करना है, मुद्रण हेतु देना है। अब जब आपका ब्लू प्रिंट तैयार हो जाए, यानी प्रश्न आपका तैयार हो जाए, तो आप उसको छपाने के लिए प्रिंट में देंगे। अतः जब प्रश्न परीक्षण का ये प्रश्नावली तैयार हो जाए तो
आप प्रश्न को प्रिंटिंग कार्यालय में प्रदान करके उनका प्रिंटिंग करवा लें, जिससे प्रश्न पत्र को छात्रों के समक्ष दिया जा सके, जिसके कारण हम बच्चों के सामने में प्रश्न पत्र दे सके। इसके लिए आप प्रश्न पत्र को प्रिंटिंग करवा दें, उसका छपा के जो है उसको बच्चों के सामने में प्रिंट करने के लिए मुद्रण दे सके। ठीक है, इसी को बोलते हैं मुद्रण हेतु देना। और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं। अतः उपलब्धि परीक्षण, जिसमें छात्रों की प्राप्त निपुणता की जांच हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करके उपयुक्त योजनाओं से करते हैं, जिससे बच्चों के मानदंड का सही मूल्यांकन करते हैं। जहां इस तरह से हम लोग देखें कि उपलब्धि परीक्षण बच्चों का जब हम करते हैं तो यह हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करके उनके उपयुक्त योजनाओं के आधार पर हम बच्चों का उपलब्धि परीक्षण करते हैं, जिसमें हम लोग लगभग 8 चरण को देखें और 8 चरण को आप लोग इसके निर्माण के याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग का सोशल साइंस का पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का महामैराथन क्लास आप लोग का खत्म हुआ। और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग को इससे संबंधित इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा 75497736 और 31। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जहां आप लोग को जो है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का नोट्स पूरा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।